81 4 वर्ष पदोन्नति सामने वाले दानव दमन विभाग के अधिकारी एक एक करके आए। सर, मैं एक समूह हूँ। हिजड़े ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। सर, मैं लॉयल्टी हूँ। बेहतरीन नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम प्रीमियम चैनल ऑडियो जर्नी के साथ जुड़ सकते हैं। उसके बगल वाला भी बहुत तेज था। मैं गेंग हूँ, एक अन्य दानव दमन विभाग के अधिकारी ने जारी रखा। मैं आपका अधीनस्थ हूँ, एक और अधिकारी उत्सुकता से बोला। केवल एक ही बचा था। रुद्र राठौर की निगाहें थोड़ी हटकर उसकी ओर देखने लगी। सर, मैं एक शांत साधना स्थल हूँ, उसने गर्व से कहा, अचानक प्रेरणा पाकर। यह सुनकर बाकी सभी ने उसकी पीठ पीछे उसे अंगूठा दिखाया। यह भाई एक अच्छा लड़का है। रुद्र राठौर उन्हें इतनी तीव्रता से उसकी चापलूसी करते देख अवाक रह गया। आप वास्तव में प्रतिभाओं का एक समूह हैं, उसने खुद को संभाला। ताली उसने मेज पर थपथपाया। इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। क्या आप जो कर रहे हैं वह सही है? हम कौन हैं? हम दानव दमन विभाग की रीढ़ हैं। हम आम लोगों की आशा हैं। अपनी ताओ शक्ति के भस्म होने के साथ रुद्र राठौर ने इन व्यक्तियों को आध्यात्मिक रूप से बपतिस्मा देने के लिए एक गुप्त विधि का उपयोग करना शुरू कर दिया। वे भ्रमित थे, उचित कार्य नहीं कर रहे थे। वे दानव दमन विभाग के लिए बस एक कलंक थे। एक झेनफुशी के रूप में उन्हें अच्छी तरह से शिक्षित करना था। उनके लिए जीवन मूल्यों और विश्वदृष्टि पर सही दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए दानव दमन विभाग के सदस्य के रूप में हमें मेहनती, प्रगतिशील और लगन से साधना करनी चाहिए। उन्होंने धीरे धीरे विभिन्न उदात्त सिद्धांतों को स्थापित किया। अंत में उन्होंने वफादारी के महत्वपूर्ण आधार को खुद में जोड़ा। कुछ लोग पूरी तरह से तल्लीन होकर सुनते रहे। एक व्यक्ति ने तो नोट्स लेने के लिए कागज और कलम भी निकाल लिया। 5 मिनट बाद रुद्र राठौर ने सफलतापूर्वक उनसे निपटा। इस समय सभी की वफादारी 90 को पार कर गई थी। उफ, क्या दुष्ट गुप्त तरीका है, पर मुझे पसंद है। अध्याय 72 सहायक ताओवादी जादू। उन्हें पुनर्जन्म लेते देख रुद्र राठौर निश्चिंत दिखे। ठीक है, उन्होंने फिर से मेज पर ताली बजाई। उनके सामने बैठे कई अधिकारी गंभीर दिखे, उनकी निगाहें उत्सुकता से उन पर टिकी थीं। क्या ताइपिंग प्रांत का दानव दमन विभाग आप सभी के नियंत्रण में है? जी हाँ सर, एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। साथ में उनके पास दानव दमन विभाग की सारी शक्ति थी। ठीक है, आप सभी अभी वापस जा सकते हैं और जो कुछ भी करने की जरूरत है कर सकते हैं। रुद्र राठौर ने हाथ हिलाया। कुछ लोग आज्ञाकारी ढंग से चले गए। सन झेंग, अब से यहाँ पूरी तरह से तुम जिम्मेदार होगे। जब तुम्हारे पास समय हो तो ताओ वंश के लोगों की खोज करो और अपने विश्वसनीय अधीनस्थों को विकसित करो। यह अभी भी उनका प्राथमिक लक्ष्य था। एक ऐसी सेना का निर्माण करना जो उनकी सेवा करे अभी भी बहुत उपयोगी था। अगर इस सम्मोहक ताओवादी जादू के उपयोग पर प्रतिबंध न होते, वह पहले ही लियू शुन पर नियंत्रण कर चुका होता और पूरे महान झो दानव दमन प्रभाग पर कब्जा कर चुका होता। ताइपिंग प्रांत पर मजबूती से नियंत्रण करो। रुद्र राठौर ने भोजन का एक टुकड़ा उठाया। यह आश्चर्यजनक रूप से कठिन था। आधे महीने बाद सुन झेंग और अन्य अधिकारियों के प्रयासों से ताइपिंग प्रांत का दानव दमन प्रभाग पूरी तरह से रुद्र राठौर का एकाधिकार बन गया। पहले क्षेत्र के मुख्य जनरलों और ब्रेकथ्रू स्तर के टाउन दानव गार्ड सभी की उसके प्रति बहुत अधिक वफादारी थी। पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए रुद्र राठौर ने उन्हें सम्मोहित करने में एक और दिन बिताया। इस प्रकार टाइपिंग प्रांत में सभी दानव दमन प्रभाग के सदस्यों की वफादारी 90 से ऊपर थी। रुद्र राठौर ने एक शांत आंगन पाया और साधना शुरू की। साधना के अतिरिक्त रुद्र राठौर ने साधना जगत के बारे में भी जानकारी पढ़ी, जिससे उन्हें इस जगत की व्यापक समझ प्राप्त हुई और साधारण सांपों का आह्वान कभी नहीं रुका। संख्या प्रतिदिन बढ़ती गई। समय पानी की तरह बहता गया, निरंतर बीतता गया। 4 वर्ष पलक झपकते ही बीत गए। रुद्र राठौर का वर्तमान शरीर 20 वर्ष का था। 1 महीने पहले उन्हें स्वाभाविक रूप से एक सफलता मिली, जिससे उनकी साधना तीसरे लोक में पहुंच गई। उनका जीवनकाल पहले से ही 3000 वर्ष का था। रुद्र राठौर को लगा कि इस जीवन में वृद्धावस्था से मरना कठिन होगा। यह पूर्वानुमानित था कि उनका जीवनकाल बढ़ता रहेगा। ये सभी अच्छी बातें थीं। कौन लंबा जीवन जीना और एक बूढ़ा राक्षस नहीं बनना चाहेगा? साधना कक्ष। रुद्र राठौर से सुनहरे प्रकाश की एक परत निकली, जिसने उनके पूरे भौतिक शरीर को ढक लिया। उन्होंने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। सुनहरा प्रकाश फैल गया। 4 वर्षों की साधना के बाद उनके द्वारा कैंगलान धर्मी विधि की साधना अपने चरम पर पहुंच गई थी। उनके पूरे भौतिक शरीर की शक्ति बहुत बढ़ गई। एक मुक्का किसी तीसरे लोक के विशेषज्ञ को कुत्ते की तरह मार सकता था, खासकर भूतों और राक्षसों को। उसने कोशिश की थी। लिन फैन भी उसके साधारण मुक्के का सामना नहीं कर सकता था। एक हल्का सा स्पर्श उसे मार डालता। आखिरकार उसके पास रक्तरेखा का शत्रुता बोनस था, साथ ही कैंगलान धर्मी विधि का भूतों पर संयम भी। उन कमजोर भूतों के लिए उसके हाथ का एक स्पर्श उनके ताओ शरीर को चकनाचूर कर देता। हमला करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस समय उसकी साधना तीसरे लोक के निम्न स्तर पर थी। उसके सामने आने वाले सभी लोगों की मृत्यु रेखा पूरी हो गई थी और उनके पीछे हरा स्वास्थ्य पट्टी खाली थी। दिन की अपनी साधना पूरी करने के बाद रुद्र राठौर खड़े हुए। वह साधना कक्ष के बाहर एक कमरे की ओर चल पड़े। वह तरह तरह के मांस से भरा हुआ था, ज्यादातर साधारण मुर्गियां, बत्तखें और सुअर। उसकी पीठ पर लगा रक्त कवच टूट गया और 9 विशाल सांपों के सिर उड़ गए। तीसरे लोक में पहुंचने के बाद 9 सिर वाले सांप की लंबाई 15 मीटर तक पहुंच गई। उसकी आक्रमण शक्ति और भी ज्यादा मजबूत थी।
वे अलग अलग दिशाओं से कमरे में घुस आए और कुछ ही पलों में मांस को निगल गए। साधारण मांस और रक्त में ऊर्जा बहुत कम होती है, लेकिन 4 वर्षों का संचय पर्याप्त है। अपने माथे पर सांप के निशान की ऊर्जा को महसूस करते हुए रुद्र राठौर बहुत संतुष्ट हुए। वर्तमान ऊर्जा उनके सभी घावों को ठीक कर सकती थी। यदि प्रतिद्वंद्वी उन्हें तुरंत नहीं मार पाता तो वे अनंत काल तक ठीक हो सकते थे। इस समय वे अब एक साधक नहीं लग रहे थे। दूसरे रूप के बाद उनका शरीर अभी भी 30 मीटर का था, लेकिन उनकी कुल दाव शक्ति उसी स्तर की 3 या 4 गुना थी। उनका दाव शरीर अनंत काल तक संघनित हो सकता था। वे अनंत काल तक परम चालें चल सकते थे। दाव शरीर के अलावा कैंडलान धर्मी विधि द्वारा परिष्कृत भौतिक शरीर और भी अधिक शक्तिशाली था। साधारण हमले उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। कुल मिलाकर यह आदमी एक विकृत व्यक्ति था। उच्च एचपी, कई कौशल, लैंतियाओ अनंत, और सबसे घातक बात, हर हमला एक गंभीर प्रहार रक्तरेखा का शत्रु था। बैंगनी वस्त्र पहने रुद्र राठौर इत्मीनान से ताइपिंग प्रांत की सड़कों पर टहल रहे थे। सुनझेंग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हाल ही में 4 राज्यों की साधना दुनिया ने आधिकारिक तौर पर एक गठबंधन बनाया है, जो तियान याओ गठबंधन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। निकटतम हंशान मंदिर पहले ही महान चू दानव दमन प्रभाग के साथ एक सहयोग समझौते पर पहुंच चुका है, लेकिन उनके लेनदेन की विशिष्ट जानकारी अभी भी अज्ञात है। झेंगुओ पहले ही महान चू जा चुके हैं और किंग देश और ताइजुआन साम्राज्य के झेंगुओ भी जा चुके हैं। जल्द ही एक महान युद्ध छिड़ जाएगा। सुनझेंग एक अखबार पकड़े हुए लगातार पढ़ रहे थे। सिमिंग के बारे में क्या वह अभी भी एकांतवास में है? रुद्र राठौर एक छोटी सी गली में पहुंचे और पूछा। सुनझेंग को एक पल के लिए याद आया। हाँ, सिमिंग 100 साल से भी ज्यादा समय से एकांतवास में है। 100 साल से भी पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे दानव दमन प्रभाग को झकझोर दिया। एक नश्वर साधना करने वाली यांग प्रकार की गिरोह ऊर्जा ने 30 से ज्यादा दानव दमन प्रभाग के सदस्यों को मार डाला। सिमिंग जांच करने गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लौटने के बाद वह एकांत में था और प्रमुख दानव दमन प्रभाग के मामलों को संभालने की उसकी आवृत्ति कम और कम होती गई। अब तक उन्होंने तियान याओ गठबंधन को नष्ट करने के ऑपरेशन में भाग नहीं लिया है। कई लोग इसका कारण अनुमान लगा रहे थे। रुद्र राठौर जानते थे, उस आदमी का उस लोमड़ी से सामना हुआ होगा, या शायद उस लोमड़ी द्वारा छोड़े गए प्रभावों से प्रभावित हुआ होगा। उसे अभी भी वह मादा लोमड़ी याद है। अथाह, बहुत गहरा। 82 उसे देखो। ग्रेट चू तियान याओ गठबंधन का मुख्य हॉल। बाई फेंग ने नीचे मोटे भिक्षु को देखा और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। जैसा कि हंसन मंदिर के किसी व्यक्ति से उम्मीद की जाती है, वह वास्तव में ऐसा कुछ कर सकता है। मंच के नीचे मोटे भिक्षु मिंगक्सिन का दिल शांत था। उसने अपनी हथेलियों को एक साथ दबाया। अमिताभ, बाई फेंग के हंसने के बाद उसने अपने बगल में लियू चेंग को देखा। उसने 2 उंगलियां उठाई। स्वीकार्य। लियू चेंग की सहमति से मामला सुलझ गया। तियान याओ गठबंधन में चौथे क्षेत्र के 2 साधक सबसे शक्तिशाली थे, बाकी कमजोर थे। उनकी भावनाओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे वह वस्तु दे दो और काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मिंगक्सिन ने हाथ बढ़ाया और बौद्ध मनकों की एक माला निकाली। यह एक ताओ कलाकृति है जिसका उपयोग मठाधीश ने कभी किया था। यह तियान याओ गठबंधन में शामिल होने के लिए हंशान मंदिर का उपहार है। बाई फेंग ने इसे लिया और थोड़ी देर इसके साथ खेला। उसने इसे फेंक दिया। अहुआंग कूदकर इसे काट लिया। बाई फेंग ने सिर हिलाया। नीचे जाओ। कुछ और कहने से पहले अपनी ईमानदारी दिखाओ। मिंग्यू पीछे हट गया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। 4 साल पहले हंशान मंदिर के मठाधीश की मृत्यु हो गई थी। वह स्पष्टीकरण मांगने के लिए दानव दमन विभाग गया, लेकिन महान झो की दाव कलाकृति क्षतिग्रस्त होने के कारण वे हत्यारे को नहीं ढूंढ सके। उनका रवैया थोड़ा ज्यादा आक्रामक था, लेकिन उन्होंने केवल कुछ छोटे नगर दानव रक्षकों को ही मारा और परिणामस्वरूप महान चू के दानव दमन विभाग ने उन्हें बेतहाशा निशाना बनाया। हंशान मंदिर का व्यवसाय और प्रभाव काफी कम हो गया। जीवन और भी कठिन होता गया। कुछ महीने पहले उसे एक संदेश मिला। महान दानव बाई फेंग के पास एक उपाय था। अगर मृतक की मृत्यु से पहले की आभा मौजूद है तो हत्यारे को ढूंढने के लिए एक मार्गदर्शक ताबीज बनाया जा सकता है। इस बार यह सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि हंशान मंदिर के लिए रास्ता खोजने के लिए भी था। दानव दमन विभाग का निशाना बहुत निर्दयी था। वे हर तरह से दबा दिए गए थे। यह कार्रवाई भी लाचारी के कारण थी। तियान याओ गठबंधन के क्षेत्र से निकलते हुए मिंगक्सिन ने सोचा, मैं मानव जाति के साथ विश्वासघात नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक ऐसा निर्णय ले रहा हूं जो कोई भी ले सकता है। बाई फेंग ने अहुआंग के कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा। याद रखना, अब तुम तीसरे लोक में हो। हर मोड़ पर अपने मूल रूप में मत लौटना। भविष्य में जितना हो सके मानव रूप में प्रकट होने की कोशिश करना, तभी तुम अपने अधीनस्थों को विस्मित कर पाओगे। उसने अहुआंग के सिर पर जोर से थप्पड़ मारा। जी हाँ, गुरु अहुआंग मानव रूप में परिवर्तित हो गया और उसके सामने उकड़ू बैठ गया। आपके अधीन भाई कैसे हैं? बाई फेंग ने पूछा। कुल संख्या बढ़ रही है, लेकिन अधिकांश दाव प्रवेश स्तर के छोटे राक्षस हैं, जिनमें कोई युद्ध शक्ति नहीं है। वर्तमान में 4 राज्यों के सभी महत्वाकांक्षी और कुछ हद तक शक्तिशाली राक्षसों को मैंने भर्ती किया है। शुद्ध हृदय वाले सभी को आत्मा को अवशोषित करने के कौशल का सरलीकृत संस्करण सिखाया गया है। मेरे अधीन श्वान राक्षस बहुत तेजी से साधना कर रहे हैं। पहले लोक के 500 से ज्यादा और दूसरे लोक के 12 राक्षस पहले से ही हैं। अहुआंग ने अपने कुत्ते के सिर को झुकाया और कुछ गर्व से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रशंसा चाहता हूं। शाबाश।
छोटों को आदेश दो कि वे हंशान मंदिर के साथ सहयोग करने और मानव जाति को चौंका देने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है गुरु। अहुआंग की आंखें दृढ़ थीं। नीचे जाओ, ये बौद्ध मालाएं तुम्हारी हैं। बाई फेंग ने हाथ हिलाया। ओह ठीक है, क्या जुआन मो को कोई सफलता मिली है? उसे अचानक यह बात याद आ गई। जुआन मो एक वानर दानव को अवशोषण आत्मा कौशल की गहरी समझ थी। द्वितीय महान राजा के मार्गदर्शन से उस बंदर ने पहले ही अवशोषण आत्मा कौशल को पूरी तरह से समझ लिया है और निश्चित रूप से 3 दिनों के भीतर उसे सफलता मिलेगी। अहुआंग ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अहुआंग भाग गया। आगे बढ़कर बाई फेंग ने एक मार्गदर्शक ताबीज निकाला। जिस क्षण उसने बौद्ध मालाएं प्राप्त की, उसने मिंग्यू को मारने वाले व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक ताबीज बनाया। लियू चेंग ने शायद ही कभी उसकी तरफ देखा। एक प्रतिभाशाली। मुझे याद है मिंगक्सिन तीसरे लोक के शिखर पर था। यह लड़का अच्छा है। बाई फेंग ने भौहें चढ़ाई। क्या तुम उसके साथ कोई सौदा करना चाहते हो? लियू चेंग ने आगे बढ़कर अपनी आंखें मली। वास्तव में नहीं। एक बार जब आप चौथे लोक में पहुंच जाते हैं तो बॉटलनेक ज्यादा संख्या में हो जाते हैं। वह वहां है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाई फेंग हंसा। बिल्कुल सही, वह अब ग्रेट झो में है। ऐसा लगता है कि यह वही प्रांत है जहां तुम पहले थे। अगर तुम घर जाकर देखना चाहते हो तो तुम उससे मिल सकते हो। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की कोई जरूरत नहीं है जिसका मरना तय हो। लियू चेंग ने मना कर दिया। अगर हंशान मंदिर बदला लेना चाहता तो वे जरूर झुंड में आ जाते। एक सीधा समूह पर प्रहार। कुल 6 तीसरे लोक शिखर साधक। उन्हें रोकने के लिए वह क्या इस्तेमाल कर सकता था? यह तो बताने की जरूरत नहीं कि यह छठे स्थान वाला संप्रदाय किसी चौथे लोक के साधक को भेज देगा। दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन पड़ोसी होने के नाते वे निश्चित रूप से जानते थे कि हंशान मंदिर में चौथे लोक के साधक हैं या 5वें लोक के। मृत होने का नाटक जारी रखो। लियू चेंग के शरीर का आभामंडल घना और घना होता गया। हाल ही में आत्मा को अवशोषित करने के कौशल के बारे में उसकी समझ गहरी हुई थी। 5वां लोक असंभव नहीं था। उसके बगल में बैठी बाई फेंग के पास भी ऐसा ही आभामंडल था। आत्मविश्वास के बिना वे तियान याओ गठबंधन कैसे स्थापित कर सकते थे? साधना में सफलता के बाद रुद्र राठौर ने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। टाइपिंग प्रांत के शहर का चक्कर लगाने के बाद वह लौट आता। एकांत छोटा सा आंगन। लिन फैन प्रवेश द्वार पर बैठा तरबूज के बीज फोड़ रहा था। तुम तरबूज के बीज खा रहे हो? रुद्र राठौर हैरान दिखे। क्या तुम्हें स्वाद का एहसास है? लिन फैन ने सिर हिलाया और उसके लिए मुट्ठी भर लेने को हाथ बढ़ाया। जाहिर है मेरे पास भी सूंघने, छूने, देखने और सुनने की शक्ति है। युवा गुरु, लीजिए, ये हनीड्यू मेलन फ्लेवर वाले हैं। रुद्र राठौर का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने लिन फैन के हाथ से मुट्ठी भर ले लिया। उन्होंने बगल से एक छोटा स्टूल खींचा और धीरे से बैठ गए। 20 साल की उम्र में उनका रूप और भी असाधारण था। उनके चेहरे के भाव पंगु द्वारा गढ़े हुए लग रहे थे, इतने सुंदर कि मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। लोमड़ी जैसी आंखों में एक अवर्णनीय आकर्षण था। सड़क पर चलते हुए वह निश्चित रूप से युवा लड़कियों का ध्यान आकर्षित करते थे। क्या 009 अभी भी एकांत में है? लिन फैन ने सिर हिलाया। वह अभी भी जमीन के नीचे सो रहा है और उसके शरीर पर आभा गहरी और गहरी होती जा रही है। शायद उसे कोई सफलता मिलने वाली है। उसने ईर्ष्या भरी नजरों से कहा। अगर 009 को एक और सफलता मिलती तो वह एक लौ शव होता। चौथा क्षेत्र, उसे देखो और फिर अपनी ओर देखो। रुद्र राठौर ने उसकी ओर आंखें घुमाई। यह सुनकर लिन फैन तुरंत दुखी हो गया। यंग मास्टर, भगवान जानता है कि मैं सच कह रहा हूँ। 009 आपके द्वारा परिष्कृत किए जाने से पहले ही तीसरे क्षेत्र के शिखर पर था। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हम तुलना नहीं कर सकते, उसने कहा, बहुत अन्याय महसूस करते हुए। रुद्र राठौर का चेहरा काला पड़ गया। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे साथ प्यारा बनने की कोशिश मत करो। हालांकि यह बच्चा उसके जितना सुंदर नहीं था, लेकिन उसका भावपूर्ण चेहरा काफी अच्छा लग रहा था। हम लिन फैन ने शर्मिंदा दिखते हुए तरबूज के बीज तोड़े। आप यहाँ देख रहे हैं, एक बार जब उसे कोई सफलता मिल जाए तो मुझे तुरंत बताएं। रुद्र राठौर उठ खड़े हुए, जाते समय तरबूज के बीज तोड़े। चिंता मत करो, लिन फैन ने अपनी छाती थपथपाई। 2 दिन बाद सुन झेंग ने उसे एक पत्र भेजा। रुद्र राठौर ने उसे एक उत्तर लिखा, उसे सावधान रहने का आग्रह किया और कहा कि उसका जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ और दिन बीत गए। 009 को अभी भी कोई सफलता नहीं मिली थी। हालांकि सुन झेंग ने उसे एक संदेश भेजा। कल से तियान याओ गठबंधन ने 4 राज्यों की साधना दुनिया को एक संदेश भेजा था, विषम परिवर्तन, सम नहीं। रुद्र राठौर ने अब जुआन मो के स्थान की पूरी तरह से पुष्टि कर दी। 83 इस मामले में बड़ी संभावना है वह बंदर वास्तव में तियान याओ गठबंधन में भाग गया। रुद्र राठौर अपने दाहिने हाथ से एक सांप को उसके मुंह से पकड़े हुए अचानक तियान याओ गठबंधन में रुचि रखने लगे। महान राजा बाई फेंग, एक फीनिक्स, दूसरा महान राजा लियू चेंग, एक सांप दानव, तीसरा महान राजा हुआंगजेन, एक कुत्ता दानव, चौथा महान राजा हुली, एक बाघ दानव, 5वां महान राजा यिंगवेन, एक चील दानव। उस बाघ दानव को छोड़कर बाकी सब उन क्षमताओं से निपटने में सक्षम लगते हैं। सांप जैसी सौम्यता, श्वान राजा और आकाश सर्प मुहर से मिलने वाला क्षति बोनस। अगर समय हो तो मैं एक यात्रा पर निकलूंगा। राक्षसों द्वारा गठित एक बल के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें होनी चाहिए। जुआन मो का स्थान जानने के बाद वह जल्दी में नहीं था। वैसे भी वहां कोई खतरा नहीं था। उस दिन उसने भेड़िया दानव को एक पत्र लिखा। वे दोनों तियान याओ गठबंधन में एक दूसरे का ध्यान रख सकते थे और अहुआंग उसकी वफादारी भी पूरी है। तीसरे महान राजा के रूप में टीएसके हेरफेर की संभावना बहुत ज्यादा है।
2 दिन और बीत गए। 009 ने आखिरकार एक सफलता हासिल की। टाइपिंग प्रांत के एक आंगन से एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद काली क्यूई का एक उछाल आया। यह पूरे आंगन में फैल गया। सूचित होने के बाद रुद्र राठौर वहां गए। लिन फैन काली क्यूई को अवशोषित करने का आनंद ले रहा था, कह रहा था, युवा गुरु, यह अच्छी चीज है। वह नशे में लग रहा था। जानकार सुन झेंग ने समझाया, यह एक ज़ॉम्बी की सफलता के बाद लाश क्यूई है, जो कुछ निम्नस्तरीय ज़ॉम्बी की साधना के लिए लाभदायक है। यह सुनकर रुद्र राठौर ने सीधे सभी ज़ॉम्बी को छोड़ दिया। पिछले 4 वर्षों में उसके कब्जे में मौजूद ज़ॉम्बी की ताकत में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, लेकिन अब इस लाश क्यूई से उन्हें बढ़ावा मिल सकता था। रुद्र राठौर लाश क्यूई में चले गए। यह पदार्थ आम लोगों के लिए थोड़ा खतरनाक और बेहद जहरीला हो सकता है, लेकिन उनके सामने कुछ भी नहीं था। थोड़ी सी दाव शक्ति ने इसे सीधे रोक दिया। उन्होंने एक कुआं खोल दिया। रुद्र राठौर नीचे कूद गए। 009 शुरू से ही नीचे साधना कर रहा था। कुएं से 15 मीटर नीचे 009 वहीं अकड़कर खड़ा था। रुद्र राठौर ने एक नजर डाली। हे भगवान, इस बच्चे का हरा स्वास्थ्य बार वाकई बहुत लंबा है। वह उसे सीधे मार भी नहीं सकता था। अब जबकि वह आखिरकार चौथे क्षेत्र में पहुंच गया था, रुद्र राठौर उसे परखने का यह मौका नहीं छोड़ने वाले थे। चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। एक व्यक्ति और एक ज़ॉम्बी बाहर छोटे से आंगन में आए। 009 हृष्ट पुष्ट था, उसकी त्वचा लोहे के रंग की थी। मुझ पर हमला करो, रुद्र राठौर ने इशारा किया। इस विश 009 बिजली की गति से एक काली परछाई में बदल गया। उसने एक मुक्का मारा, जो रुद्र राठौर की आंखों के सामने लगा। ऊंची चिची संघनित दाव शरीर पर 2 दरारें दिखाई दी। दाव शक्ति समाप्त हो गई और फिर ठीक हो गई। 009 अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उसकी मुट्ठी जल रही थी, उस पर का मांस लगातार क्षतविक्षत हो रहा था, फिर उसके शक्तिशाली शरीर द्वारा बहाल हो रहा था। यह अंतिम रूप से दोहराया जा रहा था। इस स्थिति को रोकने में 2 मिनट लगे। रुद्र राठौर अवाक थे। उन्होंने उससे लड़ने की इच्छा छोड़ दी। कैंगलान धर्मी विधि का प्रभाव बहुत मजबूत था। अकेले उसके दाव शरीर से निकलने वाली शक्ति 009 को घायल कर सकती थी। अगर वह पूरी ताकत से वार करता तो संभवतः उसके शरीर को सीधे नुकसान पहुंचा सकता था। सामान्य परिस्थितियों में एक ज़ॉम्बी की ताकत उसी लोक में रहने वालों में सबसे ज्यादा होती है। चौथे लोक में 009 का मुकाबला शायद ही कभी होता था। मेरी वर्तमान स्थिति में अगर मैं पूरी ताकत लगा दूं तो मैं चौथे लोक के किसी प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला कर सकूंगा या उन्हें हरा भी सकूंगा। रुद्र राठौर को यह विश्वास था। उसने अपनी हथेली हिलाई। एक सफेद वस्त्रधारी आकृति प्रकट हुई। उसने कवच पहना हुआ था और एक बड़ी तलवार लिए हुए था। चलो दाव सैनिक की शक्ति का परीक्षण करते हैं। तीसरे लोक में सेंध लगाने के बाद उसने जिस दाव सैनिक को संघनित किया था वह और अधिक शक्तिशाली हो गया। 1 मिनट बाद लड़ाई समाप्त हो गई। 009 को मामूली चोटें आईं और दाव सैनिक चकनाचूर हो गया। दोनों ही शक्ति प्रकार के योद्धा थे। एक ज़ॉम्बी के रूप में 009 स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली था। दाव सैनिक केवल तीसरे लोक में ही अजय हो सकता था या फिर निम्नस्तरीय चौथे लोक के विरोधियों से निपट सकता था, लेकिन 009 एक ज़ॉम्बी था, उसी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली। सन झेंग, किसी को साफ करने के लिए ढूंढो। रुद्र राठौर ने हाथ बढ़ाया और 009 को शव शोधन स्थान में ले गया। लिन फैन तरबूज के बीज चबाते हुए तमाशा देख रहा था। उस रात रुद्र राठौर को एक और संदेश मिला। यह मां शियाओयू का था। अध्ययन कक्ष में हनशान मंदिर ने विद्रोह कर दिया है और तियान याओ गठबंधन के साथ मिलीभगत की है। दानव विनाश गठबंधन को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें तीसरे क्षेत्र के 3 शक्तिशाली लोग मारे गए और पहले क्षेत्र से नीचे हजारों लोग मारे गए। मां परिवार ने कुछ युवा शिष्यों और कुछ लाशों को भी खो दिया। रुद्र राठौर कुछ हैरान हुए। हनशान मंदिर ने वास्तव में विद्रोह कर दिया। उन्होंने इन भिक्षुओं से ऐसा कुछ करने की उम्मीद नहीं की थी। यह वास्तव में बुद्ध के नाम का अपमान करता है। कर आज कई अद्भुत चीजें हुई हैं, हमें जश्न मनाना चाहिए। उसने नीचे सैकड़ों नेताओं को देखा। उसने अपने बगल में भिक्षु मिंगक्सिन की ओर इशारा किया। यह हनशान मंदिर के मठाधीश हैं। अब से हनशान मंदिर हम में से एक है। हनशान मंदिर में कई विशेषज्ञ हैं। मैंने फैसला किया है कि हनशान मंदिर के मठाधीश मिंगक्सिन हमारे चौथे महान राजा होंगे। आप में से बाकी लोग एक रैंक पीछे हटें। बाई फेंग दिल खोलकर हंसे। नीचे के राक्षस भी हंसे। इस बार कई मानव जाति के विशेषज्ञ मारे गए और वे वास्तव में खुश थे। केवल उन कुछ महान राजाओं के चेहरे पर कुछ गंभीर भाव थे। आखिरकार उनका दर्जा कम हो गया था। मिंगक्सिन ने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती के सामने सीधा रखा, लगातार सूत्रों का जाप कर रहा था। यह दृश्य उसके लिए कुछ पीड़ादायक था। इसके अलावा हमारे तियान याओ गठबंधन का एक और भाई तीसरे क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। बाई फेंग ने इशारा किया। एक काले वस्त्र में एक आकृति वहां से गुजरी। वह आधा मानव आधा दानव था। उसका सिर एक बंदर का था। वह जुआन मो है। अब से वह हमारा 5वां महान राजा होगा। आप में से बाकी लोग एक और पद पीछे हट जाएं। यह कहते ही सभी राक्षसों की निगाहें जुआन मो पर पड़ गईं। धन्यवाद महान राजा। जुआन मो ने झुककर प्रणाम किया। उसने बाई फेंग के बगल में अहुआंग की ओर देखा और दोनों मुस्कुरा उठे। महान राजा, यह साथी अभी अभी तीसरे क्षेत्र में पहुंचा है। उसका पद मुझसे ऊपर क्यों है? बाघ के सिर और मानव शरीर वाला एक राक्षस आखिरकार खुद को रोक नहीं सका। उसका नाम हुली था और वह मूल चौथा महान राजा था।
रातों रात वह छठा महान राजा बन गया। उसकी स्थिति बहुत बदल गई। भाई, क्या तुम अपना कौशल दिखाना चाहते हो? उसने अप्रसन्न होकर पूछा। जुआन मो की निगाहें थोड़ी हट गईं। बाई फेंग ने उसे सिर हिलाया। इस प्रकार तियान याओ गठबंधन के मुख्य हॉल में एक जीवंत लड़ाई शुरू हुई। आज रात तियान याओ गठबंधन में हर कोई अच्छे मूड में था। लियू चेंग अभी भी एक बूढ़े आदमी की तरह दिख रहे थे, अपनी कुर्सी पर झुके हुए, उनका शरीर शिथिल। हिचकी लियू चेंग ने डकार ली और मुस्कुराए। अगले दिन रुद्र राठौर ने अपना टोकन लिया और पड़ोसी प्रांत की ओर चल पड़े। वर्तमान में 4 राज्यों के दानव दमन प्रभाग के सभी शक्तिशाली लोग ग्रेट चू के अधीन हो गए थे और 4 राज्यों के भीतर के प्रांतों की सुरक्षा केवल सामान्य स्तर के कर्मियों द्वारा की जा रही थी। उन्होंने इस समय का उपयोग अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए करने का निर्णय लिया। सबसे पहले एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें। ग्रेट झो में दानव दमन प्रभाग के सभी जमीनी स्तर के सदस्यों को मेरी कमान में लाना। रुद्र राठौर का शरीर बिजली से चमक रहा था। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। यह मामला बहुत आशाजनक है। दोस्ताना अनुस्मारक, यदि आपको लगता है कि अगला पृष्ठ पर क्लिक करने से आपको अन्य वेबसाइटों पर जाना पड़ता है, तो कृपया नीचे दिए गए अध्याय त्रुटि या हमसे संपर्क करें का उपयोग करके हमें सूचित करें। हम जल्द से जल्द इसका समाधान करेंगे। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद। 84 एक ताओवादी इच्छा करें। 5 दिनों में रुद्र राठौर ने 15 प्रांतीय शहरों का दौरा किया और सभी स्थानीय सेनापतियों और नगर दानव रक्षकों को सफलतापूर्वक अपने अधीन कर लिया। उस सहायक सम्मोहन ताओवादी जादू से पूरी प्रक्रिया त्वरित थी। अपने झेनफुशी टोकन के साथ वह बिना किसी बाधा के यात्रा करता रहा। कुछ और दिन बीत गए। अगले दिन रुद्र राठौर एक शहर से बाहर निकला। सूरज आसमान में ऊंचा था, उसकी किरणें उसके कंधों पर पड़ रही थीं, जिससे वह और भी सुंदर लग रहा था। थोड़ी देर उड़ने के बाद रुद्र राठौर एक बांस के जंगल में पहुंच गया और रुक गया। उसने अपने आसपास के खाली पेड़ों को देखा और धीरे से कहा, मेरे अच्छे भाइयों, जल्दी से बाहर आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद चारों दिशाओं से एक के बाद एक आकृतियां प्रकट हुई। कुल 9 थीं। उन्होंने पीले मठवासी वस्त्र पहने थे, सिर मुंडाए हुए थे और गले में बौद्ध मालाएं पहनी हुई थीं। कुछ के हाथों में बड़ी कृपाणें थीं, कुछ के हाथों में जेन की छड़ें थीं और कुछ नंगे हाथ थे। मिंगक्सिन ने रुद्र राठौर की ओर देखा। उसकी आंखों में उदासी गहरी होती जा रही थी। क्या तुमने ही मेरे कनिष्ठ भाई को मारा था? रुद्र राठौर ने भौहें चढ़ाई। हंशान मंदिर के लोगों, तुम खुद को मेरे दरवाजे पर ले आए हो। 9 लोग, 6 शिखर तृतीय लोक, 3 चतुर्थ लोक। यह रुद्र राठौर का प्रारंभिक आकलन था। 6 तृतीय लोक के पास स्पष्ट मारक रेखाएं थीं, वह उन्हें अपनी इच्छानुसार मार सकता था। 3 चतुर्थ लोक को कुछ प्रयास की आवश्यकता हो सकती है। कितना दुस्साहस! रुद्र राठौर के संयमित भाव को देखकर मिंगक्सिन हंसा। प्रतिभाशाली, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आगे के शब्द बेकार थे। उसने सीधा हमला किया। 6 तृतीय लोक साधकों ने भी अपनी चालें दिखाईं, एक के बाद एक आगे बढ़ते हुए। उनके चारों ओर एक शक्तिशाली दाव शक्ति प्रस्फुटित हुई। दृश्य अद्भुत था। जब रुद्र राठौर ने अपनी उंगलियां चटकाईं, घर्षण के साथ दाव शक्ति का एक बहुत ही छोटा सा कण उभरा, जो 6 व्यक्तियों की ओर तेजी से बढ़ा। यार, तुम बहुत घमंडी हो, मिंगक्सिन ने व्यंग्य किया। उसने एक मुक्का मारा और एक भयंकर बाघ की आकृति प्रकट हुई, जो दहाड़ते हुए रुद्र राठौर की ओर झपटा। बाकी बचे कुछ साधकों ने भी अपने हमले शुरू कर दिए। केवल 3 चतुर्थ लोक साधक उदासीन रहे। दाव शक्ति के उस कण को छोड़ने के बाद रुद्र राठौर ने बाकी सब कुछ अनदेखा कर दिया और तीनों चतुर्थ लोक साधकों की ओर चल पड़े। भयंकर बाघ उनकी ओर झपटा। उसका खुला हुआ मुंह वाकई बहुत बड़ा था। एक ही काटने पर रुद्र राठौर पूरा निगल जाता। उसका दाव शरीर फैल गया। बाघ का मुंह फट गया और भ्रम दूर हो गया। बाकी हमले वैसे ही रहे। उनका सीधा समाधान उसके दाव शरीर ने किया। कुछ अजीब है, मिंगक्सिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। इसी क्षण दाव शक्ति का वह तुच्छ कण तेजी से आगे बढ़ा और हल्के से उसके शरीर पर आ गिरा। यह क्या है? उसकी समझ बहुत तेज थी। यह दाव शक्ति बहुत कमजोर थी। सामान्य परिस्थितियों में उसका दाव शरीर इससे आसानी से बचाव कर सकता था। धमाका, चटक चटक। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसे तीव्र पीड़ा हुई। उसके दाव शरीर की बाहरी परत सीधे चकनाचूर हो गई। रुद्र राठौर की दाव शक्ति उसके शरीर में उमड़ पड़ी। उसका पूरा शरीर एक भयंकर पीड़ा में डूब गया। यह मिंगक्सिन पूरी तरह से हतप्रभ था। आखिर हो क्या रहा था? छी! कुछ सेकंड के स्तब्ध रहने के बाद मिंगक्सिन ने मुंह में ताजा खून थूका और जमीन पर गिर पड़ा। यही दृश्य अन्य शिखर तृतीय क्षेत्र साधकों के लिए भी घटित हुआ। मारक रेखा के नीचे दाव शक्ति तो दूर, रुद्र राठौर की एक सांस भी उन्हें मार सकती थी। शिखर तृतीय क्षेत्र के 6 साधक जमीन पर गिर पड़े, उठने में असमर्थ। वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अपनी युद्ध शक्ति पूरी तरह खो बैठे। 3 चतुर्थ क्षेत्र साधक आगे बढ़े। वरिष्ठ भाई, यह लड़का अजीब है, एक चतुर्थ लोक साधक ने गिरे हुए कनिष्ठों को देखते हुए सावधानी से कहा। उस वरिष्ठ भाई ने सिर हिलाया। शुरू में उसने इस घेरे को गंभीरता से नहीं लिया था। आखिरकार कुछ कनिष्ठ तीसरे लोक में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति को मारने के लिए काफी थे। हालांकि मेजबान मिंगक्सिन ने पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए उसे साथ लाने पर जोर दिया, और इतना ही नहीं, उसने उन तीनों को भी बुलाया। अब ऐसा लग रहा था कि मिंगक्सिन का फैसला वाकई बिल्कुल सही था। एक दल बनाओ, उसे मार डालो, वरिष्ठ भाई ने कदम दर कदम आगे बढ़ते रुद्र राठौर की ओर देखते हुए कहा। उसने अपने हाथ में एक छोटा रंगीन झंडा लिया और उसे लहराया।
उसके बाएं और दाएं खड़े चतुर्थ लोक साधकों ने भी उसी तरह के रंगीन झंडे निकाले और उसी आवृत्ति से लहराए। तुम लड़ रहे हो और तुम्हारे पास अभी भी हमले की तैयारी करने का समय है। रुद्र राठौर ने अपना सिर हिलाया। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए वह सीधे बिजली के एक तेज तीखे तीर में बदल गया और आगे बढ़ा। तियानले संप्रदाय का महाप्रयाण हुआ। धमाका! एक नीली रोशनी निकली, तीनों को सीधे एक दूसरे से टकराया और उनके लहराते रंग बिरंगे झंडे भी हिलना बंद हो गए। उनके शरीर में घनी बिजली दौड़ गई। उनके शरीर सुन्न और झुनझुनी महसूस कर रहे थे, आश्चर्यजनक रूप से थोड़ा सुखद भी। अगले ही पल उनके शरीर के अंदर और बाहर एक तीव्र दर्द फूट पड़ा और तीनों सीधे उड़ गए। रुद्र राठौर पीछे हट गए और अडिग खड़े हो गए। उन तीनों को देखकर, जिन्होंने कई पेड़ों को गिरा दिया था, वह कुछ अवाक रह गए। अभी चौथे लोक में प्रवेश कर रहे हैं, सचमुच कमजोर लोग। वह 009 या एक दांव सैनिक, उनमें से कोई भी उन्हें आसानी से मार सकता था। इस समय तीनों चौथे लोक साधकों के हरे स्वास्थ्य पट्टियां पहले ही समाप्त हो चुकी थीं। मारक रेखा भी पूरी तरह से स्पष्ट थी। रुद्र राठौर ने हाथ बढ़ाया और उन्हें पकड़ लिया। दांव शक्ति बाहर निकल रही थी और उन्हें दर्जनों मीटर दूर से खींच लिया। उनके पिछले हमले में मारने की मंशा नहीं थी, उसने उन्हें केवल गंभीर रूप से घायल किया था, जिससे उनमें प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं बची थी। सभी उत्कृष्ट संसाधन, छठा तीसरा लोक, 3 चौथा लोक। यह शक्ति बुरी नहीं थी। अगर वह इनका उपयोग कर पाता तो निश्चित रूप से अप्रत्याशित लाभ होते। रुद्र राठौर ने सबसे पहले अपना ध्यान 6 तीसरे लोक साधकों पर केंद्रित किया। बिना एक और शब्द कहे उन्होंने तुरंत उनके विश्वदृष्टिकोण को दूसरा आकार देना शुरू कर दिया। हम इंसान हैं। हम इतने भ्रमित होकर नहीं रह सकते। हमारे पास आदर्श होने चाहिए, हमारे पास लक्ष्य होने चाहिए। हमारा लक्ष्य तारों का सागर है। इतने तुच्छ मत बनो। केवल तुम ही तुम्हें हरा सकते हो। पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से। कुछ मिनट बाद रुद्र राठौर बार बार सफल हुए। उसी लोक के लोगों के साथ व्यवहार करते हुए सम्मोहनकारी गुप्त कला बेहद प्रभावी थी। बॉस, मेरे यह वरिष्ठ मार्शल अंकल बहुत शक्तिशाली हैं। वे निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ दुनिया को बदल सकते हैं। मिंगक्सिन ने उत्साह से बोलते हुए अपने पास एक चौथे लोक के भिक्षु को खड़ा किया। स्वामी, मेरे गुरु संरचनाएं बनाने में कुशल हैं। उनकी मदद निश्चित रूप से हमारी सबसे बड़ी होगी। तीसरे लोक के एक अन्य भिक्षु ने चौथे लोक के एक अन्य भिक्षु को बुलाया। स्वामी, मेरे इस वरिष्ठ मार्शल अंकल के पास बहुत प्रबल शारीरिक शक्ति है। वह निश्चित रूप से हमारे महान कार्य में योगदान दे सकते हैं। उनकी बातें सुनकर रुद्र राठौर ने अपना हाथ बढ़ाया। मैं आपके सभी अच्छे इरादों को समझता हूँ, हालांकि मुझे आपको एक बात ठीक से बतानी है। पहले मुझे युवा गुरु कहिए, दूसरे मुझे युवा गुरु कहिए, तीसरे मुझे अभी भी युवा गुरु कहिए। रुद्र राठौर विनम्र और परिष्कृत थे। बेहतरीन नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम प्रीमियम चैनल ऑडियो जर्नी के साथ जुड़ सकते हैं। वे तीनों चौथे लोक के साधकों के पास गए। सम्मोहन ताओवादी जादू का प्रयोग स्वयं से ऊंची साधना वाले लोगों पर नहीं किया जा सकता। इन तीनों के भीतर प्रचुर ताओ शक्ति है। मिंग्यू के विपरीत उनमें से बहुत कम लोग शारीरिक शोधन की साधना करते हैं, इसलिए उन्हें ज़ॉम्बी में परिष्कृत नहीं किया जा सकता। उन्हें कुछ समय से उनका उपयोग करने का कोई अच्छा तरीका नहीं मिल रहा था। उन्हें मार डालो। एक पल सोचने के बाद रुद्र राठौर ने अपने दाहिने हाथ में 3 लंबी तलवारें जमा लीं। चूंकि वे उसके द्वारा इस्तेमाल नहीं की जा सकती थीं और दुश्मन थीं, इसलिए उन्हें रखने की कोई जरूरत नहीं थी। चौथे लोक के तीनों साधक उसे देखते ही चौंक गए। युवा गुरु इस पर बात करते हैं। एक भिक्षु ने अपनी लार निगल ली। वर्तमान स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। ये साधक पहले ही इस व्यक्ति के ताओवादी जादू से अपने मन को क्षतविक्षत कर चुके थे, उसके प्रति वफादार हो गए थे और इस व्यक्ति के पास उन तीनों को वैसा ही प्रभाव प्राप्त कराने का कोई तरीका नहीं था। मैं आपके प्रति सदा वफादार रहने और आपको कभी धोखा न देने की ताओ प्रतिज्ञा कर सकता हूँ। 85 विकास सादा ताओ प्रतिज्ञा। रुद्र राठौर को याद आया। वह इस चीज के बारे में जानता था। यह उपन्यासों में स्वर्गीय ताओ शपथ के समान था। एक बार प्रतिज्ञा करने के बाद इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था, अन्यथा यह साधक की मनस्थिति को बुरी तरह प्रभावित करता, जिससे वह हमेशा एक लोक में फंसा रहता और सफलता प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता। कुछ अलौकिक विश्वासघात की कीमत बहुत कम थी। रुद्र राठौर ने उनके प्रस्ताव को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया। 3 लंबी तलवारें घूमी, तीखी दाव शक्ति उत्सर्जित करती हुई तीनों की ओर बढ़ी। बच्चे, अगर तुमने हमें मार डाला, हमारे हंशान मंदिर के पूर्वज तुम्हें जाने नहीं देंगे। वे 5वें लोक के विशेषज्ञ हैं। मिंगक्सिन के गुरु बोले। उनकी आंखें चमक रही थीं, उनके शब्दों में धमकी साफ झलक रही थी। युवा गुरु, वह झूठ बोल रहा है। हंशान मंदिर में सबसे शक्तिशाली ये 3 हैं। बाकी सभी तृतीय लोक, द्वितीय लोक और प्रथम लोक के हैं, मिंगक्सिन ने निश्चयपूर्वक कहा। मठाधीश होने के नाते एक भिक्षु जो 1000 वर्षों से हंशान मंदिर में रह रहा था, उसे यह जानकारी कैसे नहीं पता थी? युवा गुरु, वह सही कह रहा है। यह भिक्षु आपको धोखा दे रहा है, एक और तृतीय लोक भिक्षु बोला। मिंगक्सिन का चेहरा लगातार बदल रहा था। वह अब खुद को रोक नहीं सका। तुम कनिष्ठ हो, हंशान मंदिर को धोखा देना तुम्हारा पाप अक्षमय है। हालांकि वह रुद्र राठौर की राक्षसी कलाओं से मोहित था, लेकिन अपने शिष्य द्वारा सार्वजनिक रूप से उजागर होने का यह एहसास असहनीय था। उनके चेहरों को देखकर मिंगक्सिन को और भी बुरा लगा। रुद्र राठौर ने अपनी उंगली हिलाई। 3 लंबी तलवारें आगे बढ़ी। कमीने, राक्षस, तेरा अंत अच्छा नहीं होगा, एक चौथे लोक ने शाप दिया। मुझे पता है, पहली लंबी तलवार इस चौथे लोक के साधक के हृदय को भेदती हुई निकली।
वह वहीं मारा गया और तुरंत गिर पड़ा। राक्षस, तेरी आयु कम हो जाएगी। दूसरे चौथे लोक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा। रुद्र राठौर ने सिर हिलाया। अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद। लंबी तलवार आर पार हो गई। इस आदमी का सिर झुका और वह चला गया। अंततः यह मिंगक्सिन का गुरु था। दुष्ट राक्षस, तू बहुत 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 दयनीय मृत्यु मरेगा। मेरे बुद्ध तेरे पापों को क्षमा नहीं करेंगे और तेरी मृत्यु के बाद तू नरक की 18 परतों में गिरेगा और अंतहीन यातनाएं भोगेगा। उसके चेहरे पर लोमड़ी जैसी आंखें झपक रही थीं। रुद्र राठौर ने सिर हिलाया। तुम्हें भी? हाथ हिलाते हुए उसने हजारों लंबी तलवारें जमा कर दी। रुद्र राठौर ने उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया, बार बार उसके शरीर को भेदते हुए। मिंगक्सिन के स्वामी का चेहरा विकृत हो गया था। वह लगातार इस दर्द को सहता रहा। रुद्र राठौर चुपचाप उसकी चीखें सुनता रहा। कुछ मिनट बाद उसका धैर्य जवाब दे गया। ताओ शक्ति बढ़ गई और एक ही वार में उसे मार डाला। तुम्हारा बुद्ध? तुम्हारे पास बुद्ध का एक बाल भी नहीं है। बौद्ध धर्म के झंडे तले संचालित हंशान मंदिर ने राक्षसों से कम बुरे कर्म नहीं किए थे। 3 सांपों के सिर उड़कर बाहर निकले और चौथे क्षेत्र के 3 साधकों के शरीर खा गए। उसकी भौहों के बीच सांप का निशान फैल गया और उसने और शक्ति जमा कर ली। दानव दमन विभाग को बेच देने के बाद तियान याओ गठबंधन में हंशान मंदिर की स्थिति कम नहीं है ना? रुद्र राठौर ने मिंगक्सिन की ओर देखा और कहा। मैं अब तियान याओ गठबंधन के 4 राजाओं में से एक हूं। रुद्र राठौर ने सिर हिलाया। वापस लौटने के बाद अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए आहुआंग और जुआनमो के साथ मिल जाओ। वह मुस्कुराया। यह तियान याओ गठबंधन उसके लिए कैसे तैयार किया गया था? हाँ, रुद्र राठौर ने हाथ बढ़ाया, उनकी सारी चोटें ठीक की, फिर उठकर दूसरे प्रांतों की ओर चल पड़ा। उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। 10 दिन बाद ग्रेट चू में एक बर्फीले पहाड़ की तलहटी में बर्फ के टुकड़े लगातार गिर रहे थे। एक साधारण लकड़ी का घर। तियान याओ गठबंधन के कई लोग एक साथ बैठे थे। तीसरे राजा हुआंग झेंग, जिन्हें आहुआंग के नाम से भी जाना जाता है, चौथे राजा मिंगक्सिन और 5वें राजा जुआनमो। उनके अलावा एक भेड़िया याओ भी था। आहुआंग का कुत्ता जैसा चेहरा बहुत अजीब लग रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक भिक्षु युवा गुरु द्वारा भी प्रबुद्ध होंगे। पीली शराब का एक घूंट लेते हुए उसने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई। जुआनमो ने अपने बगल में बैठी स्त्री भूतनी को सहलाया, मानो यह सामान्य बात हो। युवा गुरु का आकर्षण अद्वितीय है। यह तो कुछ भी नहीं है। मिंगक्सिन ने आहुआंग का शराब का प्याला फिर से भर दिया। अब हम सब युवा गुरु के अधीन भाई हैं। अगर आपको मेरे हंशान मंदिर से कुछ चाहिए तो बेझिझक। उसने हाथ में प्रार्थना की मालाएं रगड़ी। उसका चेहरा बुद्ध जैसा लग रहा था। अगर कोई उसकी बात न सुने तो यह व्यक्ति गोलमटोल चेहरे और करुणामय मुस्कान वाला काफी दयालु लगेगा। मुहावरों का दुरुपयोग करना मुझसे मत सीखो। हे, कौन तुम्हारे साथ विनम्र रहेगा? आहुआंग ने उसकी ओर आंखें घुमाई। क्या युवा गुरु के पास हाल ही में कोई नया आदेश आया है? उसने जुआनमो की ओर देखा। गिने चुने लोगों में जुआनमो सबसे लंबे समय से युवा गुरु के संपर्क में था और युवा गुरु के सभी पत्र वही संभालता था। नहीं, हाल ही में प्रथम राजा के पक्षी मेरी अमर गुफा के आसपास बार बार मंडरा रहे हैं, मानो उन्होंने कुछ खोज लिया हो और बहुत ध्यान से देख रहे हों। मैंने युवा गुरु को इस बारे में पहले ही सूचित कर दिया है। चूंकि ऐसा ही है तो आइए अपनी सेना का विस्तार जारी रखें और आदर्श रूप से तियान याओ गठबंधन पर नियंत्रण कर लें। मिंगक्सिन ने अपनी प्रार्थना की मालाएं रख दी और गंभीरता से कहा। नियंत्रण हो या न हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तियान याओ गठबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज गुरु और द्वितीय राजा हैं। वे 5वें क्षेत्र के और करीब पहुंच रहे हैं। आहुआंग ने आह भरी। बाई फेंग के बारे में बात करते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव प्रकट हुआ। जुआनमो थोड़ा उलझन में था। क्या आत्मा को अवशोषित करने का कौशल वाकई इतना शक्तिशाली है? मैंने भी लगभग 200 वर्षों तक साधना की है और मुझे कुछ खास महसूस नहीं होता। वे सभी जानते थे। दोनों राजाओं की साधना में तेजी से सुधार का एक बड़ा कारण आत्मा को अवशोषित करने का कौशल था। आहुआंग, क्या तुमने सचमुच उन्हें आत्मा को अवशोषित करने के कौशल के बारे में नहीं बताया? जुआनमो अवाक रह गया। जैसे ही यह विषय उठा उसकी बाहों में मौजूद स्त्री भूतनी को अब अच्छा नहीं लगा। नहीं, मैं युवा गुरु को धोखा नहीं दे सकती। द्वितीय राजा को आत्मा को अवशोषित करने के कौशल के बारे में 100 साल से भी पहले पता था। रॉटन स्नेक हेड ने ही इसे मेरे गुरु को सिखाया था और फिर मेरे गुरु ने इसे मुझे दिया। क्रम गलत था। वह इसे कैसे फैला सकता था? जुआनमो ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई। मिंगक्सिन ने आह भरी। बस इतना ही कहा जा सकता है कि यह साधना तकनीक वाकई गहन है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन दोनों में प्रबल बोध क्षमता है और उन्होंने इस साधना तकनीक का सार समझ लिया है। उसने आत्मा को अवशोषित करने का कौशल भी देखा था। एक बहुत ही सरल याओ जाति की साधना विधि। यह बस सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित कर रही थी। रिपोर्ट। इसी समय एक सफेद परछाई दौड़ी। वह दुबला पतला और सफेद फर से ढका हुआ था। यह एक छोटा सा सफेद कुत्ता था। राजाओं, प्रथम राजा आपको एक बैठक में आमंत्रित करते हैं। उनका स्वर गंभीर था। आहुआंग फुफकारते हुए खड़ा हो गया। क्या हम एक सामान्य हमला करने वाले हैं? असंभव। मानव पक्ष की समग्र शक्ति हमारी तुलना में बहुत अधिक है। अभी सामान्य हमला करना असंभव है, मिंगक्सिन ने निश्चितता से कहा। अभी इसकी चिंता मत करो, जब हम जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। जुआनमो ने थोड़ा उत्साहित होकर महिला भूत को दूर रख दिया। रुद्र राठौर को पूरे महान झोंक की यात्रा करने में पूरे 21 दिन लगे। उन्होंने दानव दमन प्रभाग के प्रत्येक सदस्य को सफलतापूर्वक सम्मोहित किया, जिनकी निष्ठा 90 से ऊपर थी। उन्होंने लोगों के इस समूह को एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने और संदेश भेजने का निर्देश दिया।
साधकों की आधिकारिक सेना के रूप में दानव दमन प्रभाग के पास बहुत शक्ति थी। इन लोगों पर नियंत्रण पाने के बाद रुद्र राठौर के बारे में कहा जा सकता था कि उन्होंने महान झो के आधे हिस्से को नियंत्रित कर लिया था। इस तरह मेरे उजागर होने की संभावना और भी कम हो जाती है। इन नगर दानव रक्षकों और ऊपर से सब कुछ समन्वयित करने वाले लियू शुन के साथ वह महान झो में पूरी तरह से बगल में चल सकता था। अब सब ठीक है, मैं ठीक से साधना कर सकता हूँ। बिस्तर पर लेटे हुए रुद्र राठौर का चेहरा शांत था। 86 युद्ध अध्याय 86 महान युद्ध दाझो राजधानी शाही महल वूजी हॉल। वर्तमान सम्राट जी बुक्सियाओ मुख्य आसन पर आंखें बंद किए विचारों में डूबे बैठे थे। उनके सामने पूर्व सम्राट जी दान एक मंत्र का जाप कर रहे थे। वूजी हॉल दाझो शाही परिवार के महत्वपूर्ण सदस्यों से भरा हुआ था। वर्तमान में दानव विनाश गठबंधन और तियान याओ गठबंधन अभी भी गतिरोध में थे। अभी तक कोई बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं हुई थी, केवल आपसी जांच पड़ताल चल रही थी। इस बार दानव विनाश गठबंधन के मुख्य घटक दानव दमन विभाग के सभी झेनफुशी, झेनगो और अन्य विभागों के कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी थे। 4 राज्यों के स्कूल और पारिवारिक बल और कुछ ढीले साधक भी थे। शाही परिवार के बहुत कम लोगों ने भाग लिया। वे महत्वहीन थे। शाही परिवार के लिए यह मानवयाओ जाति युद्ध केवल परिवारों और स्कूलों को कमजोर करने का एक साधन था। आज का भविष्य कथन पूरा हो गया है। सभी चाचा और बुजुर्ग मेरे मोयान महल में एक सभा के लिए आ सकते हैं। मेरा बेटा पूर्णिमा पर पहुंच गया है, जी बुक्सियाओ ने मुख्य आसन से अचानक कहा। उसकी आंखों में खुशी की झलक थी। यह उसका 58वां बच्चा था और वह असाधारण रूप से सुंदर था। हाल ही में वह उसके प्रति काफी समर्पित था। अच्छा, हम थोड़ा अंदर चलते हैं, शाही परिवार के एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। छोटे बच्चे की पूर्णिमा एक बड़े उपहार की मांग करती है, किसी ने मजाक किया। सभी ने उत्साहपूर्वक चर्चा की। इस समय जीदान जो मंत्र पढ़ रहा था अचानक भौहें चढ़ा गया। चुप, उसने ठंडी आवाज में कहा, उनकी चर्चा को बाधित करते हुए। वूजी हॉल तुरंत बेहद शांत हो गया। केवल जीदान के हाथ हिलाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जी बुक्सियाओ का दिल बैठ गया। क्या उन्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा? महान झो के लिए आज का दिन सबसे खास था। हर 10 साल में शाही परिवार के सभी महत्वपूर्ण सदस्य वुजी हॉल में वृद्ध सम्राट जी दान की भविष्यवाणी देखने के लिए इकट्ठा होते थे। यह 4000 सालों से भी ज्यादा समय से चला आ रहा था। कुछ लोगों ने इसे बचपन से लेकर वयस्कता तक, दांव में प्रवेश से लेकर तीसरे और चौथे लोक तक देखा था। जी दान की दांव शक्ति बहुत खास थी। वह भविष्य के कुछ दृश्यों का अनुमान लगा सकते थे। हालांकि इसमें बहुत सारे संसाधन लगते थे, लेकिन शाही परिवार के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। प्रत्येक भविष्यवाणी भविष्य की खोज थी। यह बाद की घटनाओं को नियंत्रित करने के बारे में थी। थोड़ी देर बाद जी दान ने यह भविष्यवाणी पूरी की। उनका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। अपने विभिन्न आयु वर्ग के रिश्तेदारों को देखते हुए जी दान की आवाज कुछ भारी हो गई। महान झो खतरे में है। जी बुक्सियाओ अपनी कुर्सी से नीचे उतर आए। बड़े साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनके चेहरे के भाव बदल गए। जी दान अब वृद्ध सम्राट के रूप में स्वयं को एक महापुरुष मानते थे। उनका दर्जा असाधारण था। सबकी निगाहें जी दान पर टिकी थीं। महापुरुष ने अवश्य ही किसी अशुभ घटना की भविष्यवाणी की होगी। जी दान ने हाथ हिलाया। वुजी हॉल के ऊपर हवा में दृश्य उभर आए। दृश्य में रक्तवर्ण वस्त्र पहने एक राक्षसी व्यक्ति वुजी हॉल के बाहर खड़ा था। उसने लोमड़ी का मुखौटा पहना हुआ था और उसके लंबे खुले बाल थे। उसका शरीर बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसके पीछे हजारों ज़ॉम्बी थे जो शाही परिवार के सदस्यों का कत्लेआम कर रहे थे। शाही महल भी विभिन्न रंगों और आकारों के सांपों से भरा हुआ था। ज़ॉम्बी शक्तिशाली थे, सभी तृतीय लोक से भी ऊपर। हालांकि सांपों की साधना कमजोर थी, फिर भी वे असंख्य थे, अनगिनत। वह व्यक्ति खून से लथपथ खड़ा था। क्या यही शाही परिवार की शक्ति है? यह बहुत कमजोर है, उसने कहा। उसने अपने पीछे हाथ हिलाया। दूर से एक कमजोर आकृति हवा में तैरती हुई दिखाई दी। यह वृद्ध पूर्वज है। वुजी हॉल में मौजूद लोग चौंक गए। वह वास्तव में महान झो पूर्वज थे, एक ऐसा व्यक्ति जो 4000 वर्षों से भी अधिक समय से 5वें क्षेत्र के शिखर पर रहता था। उस व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया। महान झो पूर्वज बिना किसी प्रतिरोध के उसकी हथेली से कुचल दिए गए। मांस और खून बिखर गया। दृश्य गायब हो गया। आखिर वह कौन है? किसी ने जोर से पूछा। उनके शब्द आग्रहपूर्ण थे। बड़े, यह। जी बुक्सियाओ ने जी दान को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बाहरी लोगों को वूजी हॉल में प्रवेश करने या उसके पास जाने की मनाही थी। दृश्य के लिए केवल एक ही व्याख्या थी, वह आदमी बहुत मजबूत था, शाही परिवार के सभी विशेषज्ञों को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत। जी दान ने घूर कर देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने महान झो का सफाया कर दिया। हम सब मर गए। जी बुक्सियाओ का मुंह सूख गया था। पुराने पूर्वज, वह कौन है? अगर वे उसकी पहचान जानते तो वे उसे पहले ही खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटा लेते। जी दान ने अपना सिर हिलाया। मैं भविष्य के किसी खास दृश्य का ही अनुमान लगा सकता हूं, और वह एक निश्चित स्थान का है। मैं उसकी पहचान की पुष्टि नहीं कर सकता। इस दशक का भविष्यवाणी का मौका इस्तेमाल हो चुका है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो आपको 10 साल और इंतजार करना होगा। 10 साल। शायद तब तक वह व्यक्ति अपनी कब्रों पर नाच रहा होगा। जी बुक्सियाओ आगे पीछे झूम रहा था। यह एक गंभीर मामला था, उसे सतर्क रहना था। इस व्यक्ति के बारे में जानकारी ढूंढने के लिए पूरी ताकत लगा दो। अभी उसने एक ताबीज निकाला।
सभी ड्रैगन गार्ड्स को ग्रेट झो में खोज के लिए भेजा जाना है। स्थानीय दानव दमन विभाग को बिना शर्त सहयोग करना होगा। ताबीज धीरे धीरे जल गया, फिर गायब हो गया। जी बुक्सियाओं ने नीचे भीड़ को देखा और गंभीरता से कहा, यह हमारे ग्रेट झो के लिए एक आपदा है, सभी के लिए चिंता का विषय है। कृपया अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करें और पूरी ताकत लगा दें। वह अच्छी तरह जानता था। ये चाचा और बुजुर्ग परिवार और स्कूल की सेना के एक हिस्से को नियंत्रित करते थे। वहां डाकुओं और पहाड़ी चोरों की भी अच्छी खासी संख्या थी। कुछ ने तो गुप्त रूप से भूत भी पाले थे। महाराज निश्चिंत रहें, हम पूरी ताकत लगा देंगे, सभी ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। वूजी हॉल का माहौल लगातार दमनकारी होता गया। जी दान का बूढ़ा चेहरा और भी पीला पड़ गया, आंशिक रूप से उसकी दांव शक्ति के क्षीण होने के कारण, लेकिन उससे भी अधिक भविष्य के उन दृश्यों के कारण। 3 दिन बाद रुद्र राठौर को आश्चर्यजनक समाचार मिला। दानव सहार गठबंधन और तियान याओ गठबंधन ने अपना निर्णायक युद्ध शुरू कर दिया था। यह युद्ध बहुत अचानक हुआ। बड़ी संख्या में तियान याओ गठबंधन याओ जाति ने दानव सहार गठबंधन के मनुष्यों पर उन्मत्त होकर हमला किया। सभी पक्षों के विशेषज्ञ भेजे गए। लड़ाई शुरू हुई और 3 दिन बीत गए। मानवयाओ जाति का युद्ध समाप्त हो गया। दानव सहार गठबंधन को भारी नुकसान हुआ। 3 ज़ेन गो मारे गए और महान झो ज़ेन गो लापता हो गए। कई जैनफुशी मारे गए। उन स्कूल और परिवार बलों के लिए नुकसान और भी दुखद थे। गए 10 लोगों में से केवल 3 ही जीवित बचे। याओ जाति को भी बहुत नुकसान हुआ। महान याओ, बाई फेंग और लियू चेंग 4 ज़ेन गो द्वारा गठित एक जादुई व्यू द्वारा उड़ गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं। शेष याओ जाति को भी भारी क्षति हुई। छठे राजा वांग हू की मृत्यु हो गई। 7वें राजा ईगल याओ की मृत्यु हो गई। तीसरे राजा हुआंग ज़ेन, चौथे राजा मिंगक्सिन और 5वें राजा जुआन मो लापता थे। यह वास्तव में अचानक था। रुद्र राठौर ने एक सेब खाते हुए कहा, कुछ हद तक आश्चर्यचकित। जिस गति से उन्होंने लड़ाई शुरू की वह बहुत तेज थी। उसने सोचा कि यह कुछ और दिनों तक खींचेगा। लिन फैन, जो उसके बगल में जमीन पर लेटा हुआ था, उदास लग रहा था। मरो मरो, बस सब मर जाओ। वह निरंतर उदासीनता की स्थिति में था। मुझे आश्चर्य है कि जुआन मो और अन्य कैसे हैं। लियू शुन भी गायब है। स्कत स्कत स्कत। दानव दमन प्रभाग के सभी 4 ज़ेन गो चले गए थे। दानव दमन प्रभाग एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था। नुकसान बहुत ज्यादा थे। युवा गुरु सन झेंग दौड़कर आया। वह चिंतित लग रहा था। क्या हुआ? सन झेंग ने अपनी सांस ली और जल्दी से एक सफेद कागज निकाला। महान झो ड्रैगन गार्ड ने अचानक किसी की तलाश करने के लिए दानव दमन प्रभाग के साथ मिलकर काम किया, और यह विवरण चित्र के साथ, यह आप ही लगते हैं, उसने सफेद कागज की ओर इशारा करते हुए कहा। रुद्र राठौर ने इसे उठा लिया। 87 ड्रैगन गार्ड और दाओ गुआंगझू साथी के रूप में लाश, काफी संख्या में सांप, शक्तिशाली ताकत। ऊपर की छवि भी उससे काफी मिलती जुलती थी। ड्रैगन गार्ड एक हिंसक संगठन है जो सिर्फ शाही परिवार के लिए है, जिसका एक साधारण सा काम है शाही सत्ता को बनाए रखना। क्या ऐसा हो सकता है कि जब वे मुझे ढूंढने आए तो उन्हें मेरी खासियत का पता चल गया हो? रुद्र राठौर ने सोचा। यह नामुमकिन है। मुझे खुद को उजागर करने का कोई मौका नहीं मिला, और इसके अलावा मैंने कभी लोमड़ी का मुखौटा नहीं पहना। या कोई मेरा रूप धारण कर रहा है, इसकी संभावना और भी कम थी। जॉम्बी और सांप दोनों ही उसके गुणों से मेल खाते थे। जांच करो। दानव दमन विभाग से पूरी जांच करवाओ। मैं और जानकारी जानना चाहता हूं। रुद्र राठौर और भी उलझन में पड़ गए। सुन झेंग ने कागज उठाया। युवा गुरु, आधे दिन में ताइपिंग प्रांत में आने वाला ड्रैगन गार्ड आ जाएगा। क्या हमें पहले से इंतजाम करने होंगे? उसने पूछा। रुद्र राठौर ने सिर हिलाया। चूंकि वे यहां हैं तो आइए सीधे उनसे पूछकर मामले की तह तक पहुंचे। सम्मोहन की गुप्त तकनीक से उसे आसानी से जवाब मिल सकते थे। सुन झेंग काम पर लग गया और रुद्र राठौर ने फिर से कागज देखा। यह वास्तव में हैरान करने वाला है। दोपहर में ड्रैगन गार्ड अपने ताइपिंग प्रांत के दानव दमन प्रभाग मुख्यालय पहुंचे। झेनफुशी के रूप में रुद्र राठौर ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया। सराय के बाहर अचानक भारी बारिश होने लगी। सफेद कवच में 10 ड्रैगन गार्ड कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। उनका कवच भारी था और चलते समय वे लगातार खरोंचने की आवाजें कर रहे थे। उनमें से प्रत्येक ने एक हेलमेट पहना हुआ था। उनकी आंखें भयानक रूप से ठंडी थीं। उनके सफेद कवच से बारिश का पानी बह रहा था। क्या आप ताइपिंग प्रांत के झेनफुशी गु फैन हैं? टीम के नेता बाई चोंग ने पूछा। हाँ, जाहिर है, रुद्र राठौर ने लापरवाही से कहा। उन्होंने पहले ही इन लोगों की ताकत की पुष्टि कर दी थी। उनकी साधना औसतन दूसरे क्षेत्र से ऊपर थी। उनसे बात करने वाला व्यक्ति तीसरे क्षेत्र में था। ताओवादी जादू के प्रभाव से रुद्र राठौर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ड्रैगन गार्ड के कर्तव्य हमेशा से स्पष्ट रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस बार आपको यहां क्या लाया है? रुद्र राठौर ने चलते हुए पूछा। बाई चोंग ने उसे घूरा। मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो कहने की जरूरत है। जो नहीं है वह मत पूछो। उसका आभामंडल बहुत प्रबल था। बहुत घमंडी हो, है ना? रुद्र राठौर ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा और उससे बात करना जारी रखा। हे प्रभु, क्या आप जानते हैं कि वफादारी क्या होती है? उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। ये एक विजयी मुस्कान थी। जैसे ही ताओवादी जादू का प्रभाव पड़ा, बाई चोंग की स्थिति धीरे धीरे बदल गई। जब तक वे सराय की तीसरी मंजिल पर पहुंचे, रुद्र राठौर वफादारी परिवर्तन पूरा कर चुके थे। महाराज ने महान झो क्षेत्र में इस व्यक्ति के ठिकाने की खोज करने का आदेश दिया है। मैंने कुछ दोस्तों को बातें करते सुना।
वे कह रहे थे कि महामहिम ने अन्य 3 देशों में खोज करने के लिए अन्य 4 राज्यों के सम्राटों से भी संपर्क किया है। जहां तक ठीक ठीक कारण का सवाल है, स्वाभाविक रूप से मुझे नहीं पता। ड्रैगन गार्ड के कर्तव्य स्पष्ट थे, पद व्यवस्था सख्त थी। तीसरे क्षेत्र के कप्तान होने के नाते यह पहले से ही काफी अच्छा था कि उन्हें इतनी जानकारी थी। हे भगवान, 4 राज्यों में उनकी खोज, वास्तव में एक बड़ा हंगामा। रुद्र राठौर ने अपना सिर नीचा कर लिया। यह मामला और अधिक दिलचस्प होता जा रहा था। केवल शाही परिवार के सदस्य ही शायद जानते हैं कि क्यों। बाई चोंग ने कहा, शाही परिवार? रुद्र राठौर लंबे समय से उन पर हमला करने के लिए तैयार थे। शाही परिवार संसाधनों से समृद्ध था, 4 राज्यों की सभी आधिकारिक सेनाओं को नियंत्रित करता था और उनके पास कई रहस्य और शक्तिशाली दांव कलाकृतियां थी। अगर वो उन्हें हरा सकता था, इससे उसे कई लाभ होंगे। कुछ देर बाई चोंग से बात करने के बाद रुद्र राठौर को ड्रैगन गार्ड की गहरी समझ प्राप्त हुई। उनके अनुसार ड्रैगन गार्ड में सबसे शक्तिशाली चौथे क्षेत्र के शिखर पर एक जनरल था जिसका नाम जी चेन था, जो सभी मामलों की देखरेख करता था। उसके नीचे 5 चौथे क्षेत्र के कमांडर थे, फिर उनके तीसरे क्षेत्र के कप्तान आते थे। हे भगवान, ड्रैगन गार्ड की समग्र ताकत स्पष्ट रूप से दानव दमन डिवीजन से अधिक मजबूत है। रुद्र राठौर को शाही परिवार की शक्ति की स्पष्ट समझ प्राप्त हुई। एक राष्ट्र के संसाधनों को नियंत्रित करना, शाही परिवार के पास सबसे अधिक संभावना 5वें क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। आखिरकार उनके जनरलों में से एक भी चौथे क्षेत्र के शिखर पर था। ड्रैगन गार्ड को भेजने के बाद रुद्र राठौर ने विचार करना जारी रखा और अपने अगले कदम की योजना बनाना शुरू कर दिया। महानचू, एक झील के पास जो हमेशा जमी रहती थी। बाई फेंग ने एक मुक्का मारा, बर्फ की सतह को चकनाचूर कर दिया। क्रैक, बर्फ के टुकड़े उड़ गए। उन्होंने लगातार आवृत्ति के साथ लेकिन अलग अलग स्थानों पर हमला करना जारी रखा, प्रत्येक स्थान पर केवल एक बार। कुछ मिनट बाद लियू चेंग आसमान से उतरे। उनके हाथ में आधा मरा हुआ लियू जून था। खत्म। बाई फेंग ने आखिरी वार किया और पूछने के लिए मुड़े। लियू चेंग असामान्य रूप से गंभीर थे। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, उसके शरीर पर संकुचन शक्ति बहुत मजबूत है। अपनी क्षमता से मैं उसे केवल अस्थायी रूप से मुक्त कर सकता हूं, अधिकतम 2 वर्षों के लिए। उसने अपना सिर घुमाकर टूटी हुई बर्फ की सतह को देखा। लियू चेंग की आंखों में गहरी प्रत्याशा थी। इस बार इतने सारे लोग मर गए, इसे परिष्कृत किया गया होगा, है ना? बाई फेंग आश्वस्त था। रक्त क्यूई और मृत्यु क्यूई का इतना विशाल संचय, ये 100% सफल है। वह मुस्कुराया। लियू चेंग ने लियू जून को देखा, जो बर्फ पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें थोड़ी झपक रही थी। ऐसे में चलिए शुरू करते हैं। बाई फेंग ने अपने शरीर को घुमाया और उसका दाहिना हाथ सफेद फीनिक्स पंखों की एक पंक्ति में बदल गया। स्वूश, स्वूश, स्वूश। उसने अपना हाथ लहराया। फीनिक्स के पंखों से सैकड़ों पंख उड़ नीली रोशनी की धारियां निकली, जो बर्फ की सतह से फैलकर पक्षी और सांप पर चमकने लगी। अचानक बाई फेंग और लियू चेंग के हावभाव बदल गए। सड़े हुए सांप के सिर, क्या तुम्हें यकीन है कि यह चीज शुद्ध दाव शक्ति विकिरण है? लियू चेंग पसीने से लथपथ था। मैंने बहुत सारी सामग्रियों से परामर्श किया और 2000 से अधिक वर्षों तक शोध किया। यह गलत नहीं होना चाहिए। उसके स्वर में अनिश्चितता का संकेत था। बाई फेंग ने उसे कुछ नाराजगी से देखा। तो उन सामग्रियों में समस्या थी? लियू चेंग चुप रहा। नीली रोशनी की रोशनी में दोनों पूरी तरह से प्रतिबंधित थे, हिलने डुलने में असमर्थ थे और अपने शरीर के भीतर दांव शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ थे। बाई फेंग पूरी तरह से अवाक था। धिक्कार है, अगर मुझे यह पता होता तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता। पछतावा, कितना पछतावा। वो और लियू चेंग एक दूसरे को 3000 से अधिक वर्षों से जानते थे। 2000 साल पहले लियू चेंग ने एक गुप्त तकनीक खोजी। बड़ी मात्रा में रक्त और मृत्यु क्यूई को अवशोषित करके प्रचुर मात्रा में दांव शक्ति युक्त दांव प्रकाश मोती को परिष्कृत किया जा सकता था। यह मोती नीले दांव प्रकाश विकिरण का उत्सर्जन करता था, शुद्धतम दांव शक्ति मुक्त करके लोगों को सफलता प्राप्त करने में मदद करता था। लियू चेंग के अनुमान के अनुसार अगर यह वास्तव में सफल होता तो वे छठे लोक में पूरी तरह से सफलता प्राप्त कर सकते थे। छठा लोक, कोई भी इस प्रलोभन को अस्वीकार नहीं कर सकता था। बाई फेंग और लियू चेंग ने मिलकर यह योजना बनाई। उन्होंने तियान याओ गठबंधन बनाया, मानव जाति को युद्ध के लिए मजबूर किया और रक्त और मृत्यु क्यूई को अवशोषित करने के लिए जटिल संरचनाएं स्थापित की। अप्रत्याशित रूप से अंत में समस्याएं फिर भी खड़ी हो गई। मूर्ख पक्षी, पछताने से क्या फायदा? लियू चेंग अचानक हंस पड़ा। अपनी शक्ति को लगातार कम होते हुए महसूस करते हुए उसने आगे कहा, यह दुनिया सीमित है। हम चाहे कितनी भी साधना करें, हम केवल 5वें लोक तक ही पहुंचेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए देर सवेर हमें इसी विधि का उपयोग करना होगा। यह वर्तमान स्थिति बस समय की बात थी। उनके व्यक्तित्व के अनुसार उनके सामने जो कुछ भी था वो अभी भी होगा। मुझे परवाह नहीं, सड़े हुए सांप के सिर, तुम बहुत धोखेबाज हो। बाई फेंग का मुंह फड़क उठा। उसका स्वर आक्रोश से भरा था। 88 भोज, अध्याय 88 भोज। एक चमकदार नीली रोशनी ने दोनों लोगों की दृष्टि को भर दिया, घुटन की एक भयानक भावना के साथ, और दोनों बेहोश हो गए। लंबे समय के बाद बर्फ की सतह पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। एक रक्तलाल दांव प्रकाश मोती बर्फ से टूट गया। यह हवा में तैर गया। दांव प्रकाश मोती बहुत छोटा था, लेकिन इस पर विभिन्न जटिल घने निशान उकेरे गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह विकल्प वास्तव में सफल होगा। दांव प्रकाश मोती के अंदर से उलटफेर से भरी एक आवाज आई। यह योजना का हिस्सा है। मृत्यु अज्ञानता से आती है और बहादुरी भी अज्ञानता से आती है। आवाज एक चुंबकीय युवा पुरुष की आवाज में बदल गई। रक्तलाल दांव प्रकाश मोती घूम गया, रक्तलाल प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और दूर क्षितिज की ओर बढ़ गया। पास के एक कोने में लियू शुन का शरीर कांप उठा। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोली। उसने बाई फेंग और लियू चेंग को देखा, जो जमीन पर लेटे थे।
ये महान चू, दूर पन्ना जंगल, मिंगक्सिन, एक फटे हुए भिक्षु के वस्त्र पहने हुए एक गुफा के प्रवेश द्वार पर भावहीनता से खड़ा था। गुफा के अंदर अहुआंग, व्हाइट वुल्फ और जुआनमो अंदर फैले हुए थे। उनकी आभा कमजोर थी। मुझे अंत में कम से कम घायल होने की उम्मीद नहीं थी। मानव जाति के साथ लड़ाई ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया था। वो कारण भी जानता था। अपने कनिष्ठ भाई मिंग्यू की तरह वो भी मुख्य रूप से कैंगलान धर्मी विधि की साधना करता था और उसका भौतिक शरीर बहुत मजबूत था, जिससे उसे ऐसे हमले में आत्मरक्षा की थोड़ी क्षमता प्राप्त थी। अंत में वो भी वही था जो गंभीर रूप से घायल जुआनमो और अन्य लोगों को ले गया। संकट का समय। आकाश में स्थिति अशांत और अप्रत्याशित थी। महान झो, ताइपिंग प्रांत, रुद्र राठौर लिन फैन के साथ शांति से बैठे थे। उनमें से प्रत्येक के हाथ में मुट्ठी भर खरबूजे के बीज थे। लगातार चटकने की आवाज आ रही थी। महान चू के पक्ष का मामला समाप्त हो गया था। विभिन्न देशों की दानवनाशक सेनाएं अपने अपने स्थानों पर लौट आई थी। इस युद्ध में उन्हें कम नुकसान नहीं हुआ। विभिन्न देशों की दानव दमन इकाइयों ने कार्रवाई करने का अवसर लिया, इन शक्तियों की शक्ति को और कम कर दिया और उनके प्रयासों को तेज कर दिया। सभी ने इस बात को महसूस किया, लेकिन वे असहाय थे। संप्रदायों के बीच के रिश्ते 4 राज्यों के राजघरानों के रिश्तों से भी ज्यादा जटिल थे और हितों का आदान प्रदान तो और भी असंभव था। जब तक कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो सभी शक्तियों का समन्वय कर सके, वे शाही दरबार का विरोध करने और राजपरिवार के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट नहीं होंगे। क्या जुआनमो और बाकियों की अभी तक कोई खबर नहीं है? रुद्र राठौर ने सिर हिलाकर पूछा। नहीं, 1 महीना हो गया है और उनमें से किसी ने भी कोई खबर नहीं भेजी है। लिन फैन ने तरबूज के बीज फोड़ते हुए कहा। रुद्र राठौर की शक्ति महान झो तक सीमित थी। महान चू बहुत दूर था और वो बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे युद्ध में मारे गए हों? लिन फैन ने अंदाजा लगाया। ताली। रुद्र राठौर ने लिन फैन के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। बकवास मत करो। लिन फैन को अन्याय हुआ लग रहा था और तरबूज के बीज जमीन पर बिखर गए। युवा गुरु, देखो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए तोड़े थे और ये सब जमीन पर गिर गए। वो क्रोधित लग रहा था। जमीन पर मुट्ठी भर खरबूजे के बीज की गुठलियां असहाय अवस्था में पड़ी थी। लिन फैन के अविश्वसनीय रूप से सुंदर चेहरे को देखते हुए रुद्र राठौर का हृदय कांप उठा। आप स्वयं इसका आनंद लें। अपनी छाती थपथपाते हुए रुद्र राठौर तेजी से भाग गया। धिक्कार है यार। लिन फैन ने तिरस्कार पूर्वक देखा। बस इतना ही चाहिए? भाई ने अभी तक कड़ी मेहनत भी नहीं की है। मैं लिन फैन अजय हूं। वो दिल खोलकर हंसा। हाल ही में रुद्र राठौर ने दांव की खेती नहीं की, मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया और चालें नहीं खेली। उन्होंने पूरा दिन अध्ययन में बिताया, 4 राज्यों की खेती की दुनिया के विभिन्न रूपों पर शोध किया और अपने अगले कदम पर विचार किया। मेरी वर्तमान खेती निचले स्तर के तीसरे क्षेत्र में है, जो चौथे क्षेत्र के लोगों को मारने में सक्षम है। स्क्रीन के सामने झुककर रुद्र राठौर अपने हाथ में छोटे सांप के साथ खेल रहा था और सोच में खोया हुआ था। अब जब ग्रेट झो का जमीनी स्तर का दानव दमन प्रभाग मेरे हाथों में है, तो जीवित जैन फुशी से निपटने के बाद ग्रेट झो दानव दमन प्रभाग पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। ग्रेट चू, ताइक्सवान और किंग देश के दानव दमन प्रभाग बलों को भी जाने नहीं दिया जा सकता है। दानव दमन प्रभाग के पंजे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उनके साथ जानकारी के लिए एक स्थिर चैनल होगा, जिससे सब कुछ बहुत अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। फिर रुद्र राठौर को ड्रैगन गार्ड का ख्याल आया। अनुमान है कि अन्य 3 राज्यों के शाही परिवारों के पास भी इस स्तर के रक्षक बल हैं। शाही परिवार को सबसे बड़ी पारिवारिक शक्ति कहा जा सकता है। वे अधिकांश खेती संसाधनों को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इसे हासिल करना मुश्किल नहीं है। मैं इन शाही रक्षक बलों में घुसपैठ कर सकता हूं और वे वितरित पारिवारिक ताकतें, संप्रदाय ताकतें, शाही ताकतें। मैं पूरी दुनिया को नियंत्रित करने के लिए इन 3 पहलुओं से पूरी तरह से शुरुआत कर सकता हूं। रुद्र राठौर के मन में और भी विचार उभरे। दुनिया पर नियंत्रण क्यों? रुद्र राठौर बस यही चाहता था कि उसे कोई चिंता न हो। अब 4 राज्यों के शाही परिवार उसकी जांच कर रहे हैं। अंधेरे में उसे एक अशुभ अनुभूति हुई। थंप 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 परिचित पदचाप निकट आए। रुद्र राठौर ने अपना शरीर सीधा किया। सन झेंग दानव दमन प्रभाग की वर्दी पहने हुए अंदर आए। उसने कागज का एक टुकड़ा थमाया। यंग मास्टर, यह ऊपर से पत्र है। रुद्र राठौर की नजर उस पर पड़ी। ग्रेट झो का ज़ेन गो लापता हो गया। शाही दरबार ने उन्हें एक नया ज़ेन गो भेजा। 3 दिन बाद यह ज़ेन गो पड़ोसी तियानान प्रांत में एक भोज आयोजित करेगा, जिसमें सभी जैनफुशी को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पीछे इस ज़ेन गो के बारे में विशिष्ट जानकारी है, जो टाउन डेमन गार्ड द्वारा एकत्र की गई है। रुद्र राठौर ने उसे पलटा और उस पर नजर डाली। इस नए ज़ेन गो को तीसरे दायरे की खेती के साथ फेंग मिंग नाम दिया गया था। वह शाही परिवार द्वारा प्रशिक्षित कृषक थे। वह ड्रैगन गार्ड से आया था। ऐसा कहा गया था कि वह बड़े पैमाने पर गुप्त खोज अभियान चलाने के लिए ग्रेट झो के भीतर दानव दमन प्रभाग का समन्वय करेगा, और लक्ष्य बिल्कुल वही था। जाना जरूरी है। रुद्र राठौर ने कागज नीचे रख दिया। इस बार मैं ग्रेट झो डेमन सपरेशन डिवीजन पर पूरी तरह से कब्जा कर लूंगा और ड्रैगन गार्ड में घुसपैठ करना शुरू कर दूंगा। रुद्र राठौर के मन में एक छोटी सी योजना थी। 3 दिन बाद तियानान प्रांत दानव दमन प्रभाग का गढ़। यह गढ़ कोई सराय नहीं था, इसके बजाय यह एक जागीर थी। वह क्षेत्र बहुत बड़ा था, जिसमें अनगिनत कमरे थे। रुद्र राठौर एक कोने में खड़ा चुपचाप आसपास के जैनफुशी को देख रहा था। उनके बगल में सन झेंग एक विश्वकोश की तरह उन्हें लगातार इन लोगों की विशिष्ट जानकारी से परिचित कराते रहे। क्या यह तियानान प्रांत की जैनफुशी है? एक बूढ़ा आदमी उधर से गुजरा। रुद्र राठौर ने अपनी छाती पर जैनफुशी प्रतीक पर नजर डाली और सिर हिलाया।
सर, भोज अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जेन गो आपसे बातचीत करना चाहता है। आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। रुद्र राठौड़ की त्योरियां चढ़ गईं। इस लड़के की नजर ने उसे बहुत असहज कर दिया। रास्ता दिखाओ, उसने अपना सिर घुमाया और ठंडे स्वर में कहा। उस आदमी ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और अपने दाहिने हाथ से रास्ता दिखाने का इशारा किया। सन झेंग को अपने साथ ले जाना। तीनों एक पत्थर के रास्ते से गुजरे और एक एकांत छोटे आंगन में पहुंचे। प्रवेश करने के 3 सेकंड से भी कम समय बाद कदमों की आहट गूंज उठी। सफेद कवच में दर्जनों ड्रैगन गार्ड कहीं से प्रकट हुए। उनके पास हथियार थे, उनकी दाव शक्ति फैल गई थी और उनके तेज धार अकेले उस पर ही नुकीले थे। नवासी जुआनजेन साम्राज्य, आप गु फैन हैं? जेन गुओ की विशिष्ट वर्दी पहने हुए एक लंबा व्यक्ति बाहर आया। उसका चेहरा मांसल था और उसकी मुस्कान काफी हास्यप्रद थी। उसके बगल में किसी ने उसे एक चित्र दिया। आभा उपस्थिति, वे लगभग समान हैं, है ना? फैंग मिंग ने रुद्र राठौड़ की ओर तिरछी नजर से देखा। पहले उसे ले जाओ, हम मुख्यालय में उससे पूछताछ करेंगे, उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। कई ड्रैगन गार्डों ने आगे बढ़ने के लिए अपने पैर हिलाए। रुको, रुद्र राठौड़ अचानक दहाड़ उठा। उससे हर कोई दंग रह गया। ड्रैगन गार्ड के सदस्यों के रूप में, आप नवनियुक्त जेन गुओ के रूप में, क्या आप चीजें इसी तरह करते हैं? पिछले 4 वर्षों से मैं ताइपिंग प्रांत में भूतों से निपटने के लिए दिन रात काम कर रहा हूं, चुपचाप अपने प्रयासों को समर्पित कर रहा हूं और अपनी ताकत का योगदान दे रहा हूं, उन नश्वर लोगों के सपनों की रक्षा कर रहा हूं और उनके दिलों में अंधेरे को रोशन कर रहा हूं। रुद्र राठौड़ ने बड़ी भावना के साथ कहा। उनकी दाव पावर लगातार जारी की गई थी। एक पल में आसपास के ड्रैगन गार्ड उसके दाव से प्रभावित हो गए, उनके दिमाग शांत होने लगे और वे असमंजस में अपनी जगह पर जमे हुए खड़े हो गए। हमारे अस्तित्व का अर्थ क्या है? आम लोगों को हमारी जरूरत है। महान झो को हमारी जरूरत है। चाहे वह ड्रैगन गार्ड हो या टाउन डेमन गार्ड, हर कोई एक जैसा है। हम सभी आम लोगों के लिए काम करते हैं, विशाल आबादी की सेवा करते हैं। हमारा दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए, नई संभावनाओं को खोलना और हमारे क्षितिज का विस्तार करना चाहिए। रुद्र राठौड़ का मुंह लेजर गन जैसा था। वह फायरिंग करता रहा। सभी ने बड़े चाव से सुना। 3 मिनट बाद रुद्र राठौड़ ने अपना भाषण रोक दिया। उसने अपनी क्यूई को शांत करते हुए अपनी छाती थपथपाई। इस समय उसके आसपास के सभी लोगों की वफादारी 90 तक पहुंच गई थी, वे उसके लोग बन गए थे। टीएसके, मेरे तरीके अधिक से अधिक कुशल होते जा रहे हैं। यह सचमुच बहुत पापपूर्ण है। रुद्र राठौड़ को अचानक अपराधबोध, गर्व की प्रबल भावना महसूस हुई। जाओ, वही करो जो तुम्हें करना है, उसने अपना हाथ हिलाया। आपका कप्तान कौन है? रुद्र राठौड़ ने आसपास के ड्रैगन गार्ड्स को देखा। फैंग मिंग आगे बढ़े। सर, मैं कप्तान हूं। उसका चेहरा उत्साहित था। उसके चेहरे के मांसल हिस्से काफी प्यारे हो गए थे। रुद्र राठौड़ ने सिर हिलाया। चलो बात करते हैं। उनके आते ही निशाना बनाए जाने से यह स्पष्ट था कि ग्रेट झो को पहले ही प्रासंगिक जानकारी मिल चुकी थी। हालांकि वह यह नहीं समझ सका, अब जब ग्रेट झो में सभी जमीनी स्तर के दानव दमन प्रभाग उसके नियंत्रण में थे, तो उन्हें उसके बारे में कैसे पता चला? एक बगल वाले कमरे में फैंग मिंग ने सब कुछ विस्तार से बताया। इस ऑपरेशन का एक छोटा सा हिस्सा रुद्र राठौड़ पर लक्षित था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ग्रेट झो दानव दमन प्रभाग को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक जेनफुशी को समझना था। जेन गो बनने के बाद फैंग मिंग ने लियू जून की कुछ सेनाओं पर कब्जा कर लिया और अंततः रुद्र राठौड़ की जानकारी का पता लगाया। लियू शुन ने उसे जो विशेष प्रशिक्षण दिया था, उसका पता लगाया जा सकता था। वह बहुत उत्सुक था, क्योंकि रुद्र राठौड़ की पहचान में बदलाव बहुत महत्वपूर्ण था, और जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वह यह थी कि केवल 5 वर्षों में रुद्र राठौड़ जेनफुशी बन गया था। दानव दमन प्रभाग में कुछ भी नकली हो सकता है, केवल खेती नहीं हो सकी। निस्संदेह रुद्र राठौड़ के पास दूसरे साम्राज्य की ताकत थी। ऐसी प्रतिभा का सामना करते हुए फैंग मिंग का पहला विचार उसे भर्ती करने का था, इसलिए उसने उसे पहले से आमंत्रित करने के लिए लोगों को भेजा। कल शाम एक भरोसेमंद अधीनस्थ ने रुद्र राठौड़ की जानकारी उसके चित्र के साथ व्यवस्थित की। शाही परिवार द्वारा पारित चित्र की तुलना में अच्छा, मास्क को छोड़कर बाकी सब एक जैसा था। इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से रुद्र राठौड़ को पकड़ने का फैसला किया, और यह मामला अभी तक शाही परिवार को सूचित नहीं किया गया था। जहां तक उन ड्रैगन गार्डों की बात है, वे उसकी स्थिति को स्थिर करने में सहायता करने वाले उपकरण और अधीनस्थ मात्र थे। यह और अधिक रहस्य से भरा होता जा रहा है। शाही परिवार संभवतः बिना किसी कारण के उसे निशाना नहीं बना सकता। रुद्र राठौड़ बहुत हैरान थे। फैंग मिंग ने तब अस्थायी रूप से कहा, मैंने एक बार किसी को यह कहते हुए सुना था कि दाझो शाही परिवार में एक मजबूत व्यक्ति है जो भविष्य की कुछ घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है। संभव है कि यही कारण हो। यह एक अफवाह थी जो उसने एक बार अपने कमांडर से सुनी थी। इसकी सत्यता अज्ञात थी। भविष्य की भविष्यवाणी करें? रुद्र राठौड़ ने अपना सिर पीट लिया। यदि ऐसी क्षमता वास्तव में अस्तित्व में होती तो यह वास्तव में संभव होता। आपने शाही परिवार के साथ एक अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं? उसने फैंग मिंग पर नजर डाली। एक अनुबंध? वह आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने अपना सिर हिलाया। केवल दानव दमन प्रभाग के लोग ही शाही परिवार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। हाल ही में ग्रेट चू रॉयल परिवार के साथ कुछ मुद्दे हुए हैं, और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाला मजबूत व्यक्ति अभी भी एकांत में है। रुद्र राठौड़ को ऐसा लगा जैसे उसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी हो। ज्ञान के प्रति उनकी प्यास को महसूस करते हुए
फैंग मिंग के चेहरे का मांसल हिस्सा हिल गया। किंवदंती है कि बहुत समय पहले 4 राज्य एक इकाई थे और उस देश को जुआनजेन देश कहा जाता था। वह अनुबंध जुआनजेन देश के शाही परिवार की एक शाखा के पास था। बुजुर्ग की मृत्यु के बाद अनुबंध की शक्ति स्वचालित रूप से वंशज को हस्तांतरित हो जाती है। वह वंशज हमेशा ग्रेट चू में तैनात रहा है। वह किसी भी व्यक्ति के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता है जिसकी खेती 5वें दायरे से नीचे है। जब तक उनकी खेती 5वें दायरे से अधिक नहीं होती, वे अनुबंध द्वारा प्रतिबंधित रहेंगे और कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। अनुबंध की शक्ति बहुत मजबूत है। वर्तमान टाउन डेमन डिवीजन मास्टर एक उल्लेखनीय व्यक्ति है। 100 साल से भी अधिक पहले वह 5वें दायरे से टूट गया, अनुबंध की शक्ति के एक हिस्से से मुक्त हो गया और कुछ हद तक स्वतंत्रता प्राप्त की। यह सारी जानकारी उसने अपने वरिष्ठ कमांडर से सीखी थी, जो उनके पिता भी थे। केवल दानव दमन प्रभाग के लोग ही अनुबंध पर हस्ताक्षर क्यों करते हैं? फैंग मिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, शायद यह किसी प्रकार का प्रतिबंध है। दानव दमन प्रभाग का एक बहुत लंबा इतिहास है। किंवदंती है कि यह जुआनजेन देश का एक उत्पाद भी है। जुआनजेन देश, यह नाम रुद्र राठौड़ को याद था। ठीक है, चलो पहले इन बाहर के लोगों से निपटें। रुद्र राठौड़ उठे और बाहर भीड़ की ओर चल दिए। फैंग मिंग ने उसका मतलब समझा, पहले बाहर गया और सभी को एक साथ इकट्ठा किया। हर कोई मैंने गुफैन के साथ चर्चा की और बहुत कुछ हासिल किया। मार्शल डाओ के बारे में उनकी समझ बिल्कुल सबसे मजबूत है जो मैंने कभी देखी है। वह मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। अब उसे अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने दें। यह सब व्यावहारिक चीजें हैं, इसलिए ध्यान से सुने। बोलने के बाद वह एक तरफ हट गया। रुद्र राठौड़ मध्य क्षेत्र में चले गए। हर कोई थोड़ा करीब आओ। अगर आप बहुत दूर हैं तो सुनना मुश्किल है। उन्होंने बहुत दोस्ताना मुस्कान दिखाई। सबके भाव अलग अलग थे। फैंग मिंग के पीछे खड़े होने के कारण उन्होंने नए जेन गुओ के चेहरे की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे सभी आगे बढ़ गए। दाओ पावर को गुस्से में रिहा कर दिया गया। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को संक्रमित करना। उपस्थित सभी लोग जेनफुशी थे, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा नव नियुक्त किया गया था और बाकी ग्रेट चू से जीवित लौट आए थे। उनकी खेती भी वास्तव में दूसरे क्षेत्र में होती थी। यदि प्रयास उपयोगी है तो हमें प्रतिभा की आवश्यकता क्यों है? रुद्र राठौड़ ने हुंकार भरी। सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी थीं। कुछ लोगों ने अनजाने में वह वाक्य दोहराया जो उसने अभी कहा था और उनके दिलों में विभिन्न जटिल विचार उभर आए। मेरी राय में दाओ को विकसित करना पूरी तरह से प्रतिभा पर निर्भर है। रुद्र राठौड़ फिर से अनाप शनाप बकने लगा। दूर खड़े सन झेंग के चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति थी। एक छोटे मंडप में एक मेज पर बैठकर उन्होंने इस बार रुद्र राठौड़ के भाषण की सामग्री को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ये सभी प्रसिद्ध उद्धरण हैं। मुझे वापस जाने के बाद उन्हें याद करने की जरूरत है। वे भविष्य में निश्चित रूप से उपयोगी होंगे। सन झेंग ने मन ही मन सोचा। जैसा उसने लिखा था उसने समझने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सका। यंग मास्टर के शब्द सचमुच बहुत गहरे हैं। 90 हर चीज थोपना इसे क्या कहते हैं? लोगों के दिलों का तर्कसंगत जादू। रुद्र राठौड़ ने इसे कुछ ही चालों में पूरा कर लिया। अनंत दाओ शक्ति, यह कितनी अद्भुत है। कुल 28 जेनफुशी मौजूद थे। प्रत्येक ग्रेट झो के 28 प्रांतों में से एक में दानव दमन प्रभाग शाखा को नियंत्रित करते थे। उनसे निपटने के बाद संपूर्ण दानव दमन प्रभाग पूरी तरह से रुद्र राठौड़ के हाथों में था। शाही परिवार से प्रेषित सभी संदेश पारदर्शी थे, जिनमें बोलने के लिए कोई रहस्य नहीं था। रुद्र राठौड़ ने अधिक जानकारी फैंग मिंग के मुंह से सीखी, खासतौर पर ड्रैगन गार्ड के संबंध में। जी चेन सभी ड्रैगन गार्ड को नियंत्रित करने वाले सामान्य पर्यवेक्षक थे। उनकी खेती चौथे दायरे के शिखर पर थी। उसके अधीन 5 चौथे दायरे के कमांडर थे, जिनकी खेती चौथे दायरे के मध्य चरण से लेकर चौथे दायरे के उच्च चरण तक थी। उनके नीचे 32 कप्तान थे। उनकी खेती तीसरे क्षेत्र में थी। सबसे निचले स्तर पर साधारण ड्रैगन गार्ड थे, जिनकी खेती दूसरे क्षेत्र में थी। प्रत्येक ड्रैगन गार्ड सदस्य को शाही परिवार द्वारा सावधानी पूर्वक चुना गया था। वे सभी ग्रेट झो के प्रतिभाशाली थे। उन्हें छोटी उम्र से ही अपनाया गया और नीतियों और रणनीतियों के माध्यम से उन्हें सबसे वफादार अधीनस्थों में विकसित किया गया। मैं घोषणा करता हूं कि मुझे यह शक्ति चाहिए। 5 चौथे क्षेत्र के कमांडरों को छोड़कर शेष कप्तान और साधारण ड्रैगन गार्ड सभी प्रबंधनीय थे। रुद्र राठौड़ ने तुरंत फैंग मिंग को अन्य कप्तानों से संपर्क करने के लिए कहा और उन्हें मोहित करने के अवसरों की तलाश की। उस दिन से रुद्र राठौड़ तियाननान प्रांत में बस गए। उन्होंने लगन से खेती की, किताबें पढ़ी, दूसरों के साथ युद्ध किया और अपनी युद्ध शक्ति को मजबूत किया। दानव दमन प्रभाग के संसाधनों के पूरे सेट के माध्यम से रुद्र राठौड़ ने खुद के लिए एक बेहद आक्रामक दांव तकनीक भी पाई। टकटकी, इसका नाम बस टकटकी था। यह हमले के लिए आंखों से निकलने वाली टकटकी किरणों को संघनित करने के लिए एक निश्चित मात्रा में दांव पावर का उपभोग कर सकता है। यह आक्रमण बहुत जोरदार था। सामान्य परिस्थितियों में यह उसी दायरे के लोगों को पार कर सकता है। हालांकि क्योंकि एक बार इसका उपयोग करने से किसी की 90% दांव शक्ति खर्च हो जाती थी, इसलिए किसी ने कभी इसकी खेती नहीं की थी। इसके अलावा गेजरे हमले ने जब सारी दांव शक्ति का उपभोग कर लिया तो शक्ति दोगुनी हो गई। ब्लडलाइन नेमेसिस के सक्रिय होने से यह दोहरीकरण बहुत दिलचस्प हो गया। यह मानते हुए कि उसका प्रारंभिक हमला 1 था, सभी दांव पावर का उपभोग करने के बाद यह 2 हो गया। ब्लडलाइन नेमेसिस की वृद्धि के साथ यह सीधे 20 हो गया। इसने आक्रमण शक्ति को पूरे 20 गुना बढ़ा दिया। रुद्र राठौड़ को इसमें पूरी तरह महारत हासिल करने में आधा दिन लग गया। आंगन में उसने सामने रॉकरी को देखा और सीधे हमला बोल दिया।
पफ 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 उसकी आंखों से लाल प्रकाश किरण निकली। इसने सीधे रॉकरी को पिघला दिया, फिर 100 मीटर से अधिक आगे उड़ गया और अपने रास्ते में सभी पदार्थों को नष्ट कर दिया, ज्यादातर दीवारें और पेड़। प्रकाश की इस किरण में तीव्र संक्षारण क्षमता थी। संपर्क में आने पर यह 10 मीटर के दायरे में नष्ट हो जाएगा। इस्तेमाल करने पर यह मेरी दृष्टि को प्रभावित नहीं करेगा। रुद्र राठौड़ ने अपने सामने विशाल खंडहरों को देखा और धीरे धीरे विश्लेषण किया। वह अपनी सामान्य स्थिति में एक हमला था। अगर मैं पूरी ताकत लगा दूं, रुद्र राठौड़ ने ऊपर देखा। उसकी आंखों से और भी तीव्र रक्तलाल प्रकाश निकला जो आकाश तक पहुंच गया। दूरी नहीं बदली है, अभी भी 100 मीटर है, लेकिन तीव्रता दोगुनी हो गई है। रुद्र राठौड़ ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके मन में एक उत्तर उभर रहा था। उनकी तुलना करते हुए ब्लडलाइन नेमेसिस के प्रवर्धन के साथ एक सामान्य हमला हंसन मंदिर के उन चौथे दायरे के कल्टीवेटर्स को नष्ट कर सकता है, जिससे यह पहले से भी आसान हो जाएगा। सारी दाव शक्ति को भस्म करने वाला उन्नत हमला और भी मजबूत था, लेकिन इसका परीक्षण करने का कोई अवसर नहीं था। यंग मास्टर फैंग मिंग भागा। उसके चेहरे का मांस हिल रहा था। क्या आप अभी खेती कर रहे थे? उसने दूर तक विशाल खंडहरों को देखा। पूछते समय उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने अभी अभी एक नई दाव तकनीक विकसित की है। रुद्र राठौड़ ने सिर हिलाया। यंग मास्टर सचमुच अद्भुत है। यह लंबाई पहुंच से परे है। फैंग मिंग ईर्ष्यालु लग रहे थे। ओह ठीक है यंग मास्टर, मैंने पहले ही 3 कप्तानों से संपर्क कर लिया है। हम चारों के बीच बहुत मजबूत संबंध हैं और वे कल तियानान प्रांत में पहुंचेंगे। रुद्र राठौड़ ने सिर हिलाया। उनसे संपर्क करना जारी रखें, सतर्क रहें और बहुत अधिक उजागर न करें। चिंता मत करो यंग मास्टर, मैंने उन सभी को पूर्ण सुरक्षा के बहाने आमंत्रित किया है और इसके अलावा केवल वे ही इसके बारे में जानते हैं। फैंग मिंग ने भी इस बिंदु पर विचार किया था, इसलिए उन्होंने कई सुरक्षा उपाय किए थे। मुझे तुम पर भरोसा है। रुद्र राठौड़ ने उसका कंधा थपथपाया। ओह ठीक है, हालांकि वहां कोई नहीं रहता है, फिर भी इसकी मरम्मत के लिए किसी को ढूंढो। अगर इसमें किसी का घर शामिल है तो उन्हें दोगुना मुआवजा दो। रुद्र राठौड़ की नजर सामने के खंडहरों पर पड़ी। फैंग मिंग ने सिर हिलाया। हाँ यंग मास्टर। आधे महीने बाद तरीकों की एक श्रृंखला के माध्यम से रुद्र राठौड़ की वशीकरण योजना समाप्त हो गई। दानव दमन प्रभाग के भीतर जेनगो से लेकर टाउन दानव गार्ड तक हर कोई उसका व्यक्ति था। ड्रैगन गार्ड के भीतर 5 कमांडरों और एक जनरल को छोड़कर बाकी भी उसके ही लोग थे। संपूर्ण ग्रेट झो उनकी देखरेख में था। उनके द्वारा कवर प्रदान करने से रुद्र राठौड़ को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या आपने जुआन मो और अन्य लोगों से संपर्क किया है? बगल के कमरे में रुद्र राठौड़ ने अपने बगल में सुन झेंग को देखा और पूछा। मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। वे वर्तमान में ग्रेट झो के पास ग्रेट चू की सीमा पर एक पर्वत श्रृंखला में आराम कर रहे हैं। सन झेंग ने सूचना दी। उन्हें एक संदेश भेजें। यदि उनके पास जाने के लिए कहीं नहीं है तो उन्हें वापस आने के लिए कहें। रुद्र राठौड़ ने अपनी कुर्सी पर पैर मोड़कर आराम करते हुए कहा। जब हम मिले तो हमने इस मुद्दे पर चर्चा की। मिंगक्सिन ने कहा कि ग्रेट चू के पक्ष में अभी भी तियान याओ गठबंधन की कुछ ताकतें बची हुई हैं, जिन्हें वे यंग मास्टर की शक्ति को मजबूत करने के लिए एकीकृत कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे यह पूछने के लिए कहा कि क्या यंग मास्टर ऐसा करना चाहते हैं? तियान याओ गठबंधन की शेष सेनाएं। रुद्र राठौड़ ने एक पल के लिए सोचा। हाँ, उनसे कहो कि वे इसकी देखभाल करने के बाद वापस आएं। उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे बस जुआन मो की थोड़ी याद आई। जंगली बंदर और उसने एक दूसरे को 100 वर्षों से अधिक समय से नहीं देखा था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह क्या बन गया है और उसकी वह मादा भूत उसका पालन पोषण अब लगभग 200 वर्षों से हो रहा होगा। रुद्र राठौड़ ने मुंह में भर लार निगल ली। सच कहूं तो उसे याद आया कि स्त्री भूत बुरी नहीं होती। यहाँ ग्रेट झो में दानव दमन प्रभाग को उनके लिए कवर प्रदान करने और सभी निशानों को खत्म करने का आदेश दें। दानव दमन प्रभाग के साथ उनमें से कुछ पूरी तरह से वापस आ सकते थे, जब तक कि वे शहरों को नष्ट करने या लोगों को बेतहाशा मारने के लिए पागल न हो जाएं। एक्सपोजर की संभावना उसके दिमाग खोने और गंदगी खाने से भी कम थी। ठीक है, संदेश देने के लिए संबंधित पत्र और जनशक्ति तैयार करते हुए सन झेंग उठ खड़ा हुआ। ग्रेट चू सबसे पश्चिमी तरफ एक पर्वत श्रृंखला। ग्रेट चू 4 राज्यों के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित था। इसके पश्चिम में एक असीम काला जंगल है। किंवदंती है कि इस काले जंगल में एक शक्तिशाली भूत रहता था। कल्टीवेशन की दुनिया में कई तृतीय क्षेत्र कल्टीवेटर्स ने इसकी खोज की थी, लेकिन कोई भी कभी सामने नहीं आया था। ग्रेट चू शाही परिवार ने 4th रियलम कल्टीवेटर्स को भी खोजबीन के लिए भेजा था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। प्रवेश करने के बाद उस शाही परिवार के सदस्य का संपर्क टूट गया। तेज हवा के झोंके में काले पत्ते हवा के साथ उड़ गए। एक रक्तलाल प्रकाश आकाश से उतरा, एक घने काले पेड़ के बगल में मंडरा रहा था। लोगों से इतनी अधिक क्यूई और रक्त अवशोषित करने के बाद मुझे अब अपनी क्षमताओं को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। दाओ प्रकाश मोती के भीतर से एक सुखद पुरुष आवाज आई। आवाज में प्रत्याशा की प्रबल भावना थी। रक्तलाल प्रकाश छिटककर पेड़ पर गिर रहा था। अगले ही पल काले पेड़ के शरीर पर विकृत मानव चेहरे अचानक प्रकट हो गए। उनके हाव भाव बेहद दर्दनाक थे। उनके चेहरे मोहरे अपनी मूल स्थिति से हटकर बहुत अजीब और भयानक लग रहे थे। जैसे जैसे रक्तलाल रोशनी फैलती गई, काले पेड़ पर अधिक से अधिक मानवीय चेहरे दिखाई देने लगे, जिसने अंततः सभी पत्तियों और पूरे पेड़ के तने को ढक दिया। यह स्थिति 10 मिनट से अधिक समय तक बनी रही। काला पेड़ जोर से हिल गया, फिर तेजी से सड़ने लगा और चिपचिपे काले तरल में बदल गया।